So today is going to be the most important class CDS के लिए। आज जो हम करने वाले हैं ना, पेपर वो सब हो गया, पढ़ाई हो गई, तुम्हारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट है। तुम्हें इंग्लिश में तुम्हारी परफॉर्मेंस भी पता है, तुम्हें तुम्हारे जीके में भी परफॉर्मेंस पता है, ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स रह रहे हैं, कौन से तुमने कर लिए। पढ़ाई वाला टाइम जा चुका है। अब जो टाइम है ना, वो है वॉर वाला, ठीक है। कि एक इंसान को आपने थ्योरेटिकली सब कुछ पढ़ा दिया, क्या करना है, मतलब क्या आने वाला है एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सब चीजें प्रैक्टिस, ये सब चीजें हम कर चुके हैं। एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। एग्जाम के अंदर किस तरह की स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए आपकी, किस तरीके से आप जो है मैक्सिमम मिनिमम एफर्ट देकर के मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपने सब्जेक्ट्स से नहीं होंगे और आपने पढ़े नहीं होंगे, विदाउट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत इंक्लूसिव, आपका पेपर बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है। सिर्फ किसी स्ट्रीम के लिए नहीं बना हुआ ये स्पेसिफिकली, जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, सबके लिए बना हुआ पेपर है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत जनरल होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालते हैं, रिस्क कैसे लेते हैं, कैसे अपनी रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे रोक सकते हो, रॉन्ग ना हो आपके, ठीक है। और उसके साथ में कैसे रिस्क लेना होता है आपको, क्या आपका स्कोर होना चाहिए, वो सब चीजें हम बात करेंगे। इनिशियली हमने जब क्लासेस स्टार्ट की थी, वी डिसाइडेड दिस एज आवर मिनिमम स्कोर, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए था जिन्होंने साइंस भी अच्छे से कंप्लीट कर ली, ज्योग्राफी भी कर ली, पॉलिटी भी कर ली, और करंट अफेयर्स भी कर लिए। करंट अफेयर्स मैं इसमें से देख रहा हूँ कि लोग जो होंगे, कुछ लोगों ने ये तीनों चीजें कर ली होगी, चारों चीजें कर ली होगी, ठीक है। और साथ में हिस्ट्री के नोट्स भी पढ़ लिए होंगे कुछ लोगों ने तो। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी में से कोई एक, ठीक है, और साइंस ये किया होगा, ठीक है। सो स्कोर 2 की बात करेंगे अब हम। अब हमने मिनिमम स्कोर जो है वो 35 एक बार के लिए सेट कर लेते हैं, ठीक है। कि जीके में हमें 35 मार्क्स लेकर के आने हैं। कैसे आएंगे, इतना मुश्किल नहीं है, देखते जाओ। 15 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, चलो किस्मत खराब है 8 क्वेश्चन करके आ रहे हो, ठीक। ज्योग्राफी 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, किस्मत खराब भी है, 14-15 क्वेश्चन इजी होते हैं। हिस्ट्री एक बार के लिए छोड़ देते हैं। करंट अफेयर्स 15 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, किस्मत भी खराब है ना आपकी, मेरी, आपकी तो क्या, मैंने प्रिपेयर किया है। वैसे तो होंगी नहीं, क्योंकि मैंने सारे सोर्सेस 3-3 बार 4-4 बार वापस जा करके देख लिए हैं, कुछ भी नहीं छूटा है। सो और जो छूटा है उसमें एक आधे पेज की पीडीएफ और होगी, वो मैं ऐड कर दूंगा। सो इसमें से अगर आप, मेरी किस्मत भी खराब होती है तो 12 क्वेश्चन तो आएंगे मिनिमम। साइंस 32 क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम से मिनिमम। अगर हमारी सबकी किस्मत खराब है, पैटर्न चेंज होता है, वैसे पैटर्न चेंज होने की भी हमने देख ली है। 11th की जो केमिस्ट्री होती है उसके 11th और 12th दोनों के सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए आपको। फिर भी अगर किस्मत खराब है, 20 क्वेश्चन करके आओ 32 में से, 4-5 क्वेश्चन तो मिसलिनियस कराएंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। इस भी स्कोर को मिला लोगे ना आप, तो कितना स्कोर बन रहा है आपका, 22 प्लस ये आपका हो गया 34 प्लस 30, दैट इज योर 54 करीबन जो है, ये स्कोर आप ला सकते हो। आपकी किस्मत खराब है तो भी इतने क्वेश्चन आप ठीक करके आ सकते हो। प्रैक्टिकल है, हमने आधा आधा लिया है सबका, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सो कुछ क्वेश्चन छूटे भी ना आपके सब्जेक्ट से, डोंट वरी, आप पास हो गए, बहुत अच्छे से पास हो गए। सो एक मिनिमम स्कोर हमने डिसाइड किया है, आप 40 का था पहले, ठीक है। तो अभी भी उसी को लेते हैं। 40 क्वेश्चन अगर आपको करना है ना, तो इसको आपको 48 क्वेश्चन राइट करके आने हैं सिंपली। ये आपका जीके का स्कोर है जो आपको अचीव करना है। और कैसे करना है वो मैं बात बताता हूँ आपको। अब आपके साथ में एग्जाम में क्या होगा मैं बताता हूँ। करंट अफेयर्स जो है वो डायरेक्ट है, उसमें आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन होगा और आप टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये होगा। सेकंड, कुछ हमको पता है, पॉलिटी होगी, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है। अगर आपको पता भी होगा तो ऐसा हो सकता है शायद एक क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज ऐसी आ जाए कि आपने पढ़ा तो है चैप्टर पर वो क्वेश्चन ना हो, पॉसिबिलिटी है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी में। साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ओके। साथ में हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं,
कुछ भी नहीं, कोई लैंग्वेज में डिफरेंट मतलब डिफिकल्टी करने की कोशिश नहीं करता, कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा वो, सिर्फ एक इसमें और एक हिस्ट्री, इन दो के अंदर लैंग्वेज घुमाते हैं सीडीएस के पेपर में, सिंपल सी बात है। और हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे होंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। 48 क्वेश्चंस हमको राइट करके आने हैं 40 के स्कोर के लिए। कैसे होता है मैं बताता हूँ। दो तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन होता है कि स्टेटमेंट दे देता है और चार ऑप्शन होते हैं, ए बी या सी में से कुछ भी टिक कर दो, डी में से, ठीक है, इन चारों में से ऑप्शन है। दूसरे तरह के क्वेश्चंस कौन से आते हैं हमारे, स्टेटमेंट टाइप, कि ऊपर स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, स्टेटमेंट ए दिस दिस दिस, स्टेटमेंट बी दिस दिस दिस, स्टेटमेंट सी दिस दिस दिस, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए होंगे, फर्स्ट ऑप्शन 1 2 एंड 3 ऑल ऑफ द अबव, 1 2 1 1 नन ऑफ द अबव, इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आपको देखने मिलेंगे पॉलिटी में और ज्योग्राफी उसमें, साथ में कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आ जाते हैं, एक या दो, मैक्सिमम पॉलिटी और हिस्ट्री, बाकी में नहीं देखने को मिलते हैं। हमें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब बात है पेपर करने की। पेपर करने में आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आने वाली मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट इज आप रॉन्ग मार्क करके आओगे क्वेश्चन को राइट करते हुए भी, ठीक है, आपको पता होगा उसका आंसर क्या है, लेकिन आप उसको रॉन्ग मार्क करके आओगे। वो क्यों होता है, रिएक्टिवनेस। रिएक्टिव मत होना एग्जाम में, क्वेश्चन देख करके ना पहले सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको। मेरे साथ भी होता है, पेपर करने के बाद में घर आता हूँ ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर मुझे ना श्योर पता था 100% कि इसका आंसर ये है, पर जल्दीबाजी में एक या दो वर्ड ऐसे मिस कर दिए मैंने उस स्टेटमेंट में, जिसके कारण वो आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, मतलब आते हुए आप गलत करके आओगे कुछ क्वेश्चंस, तो इसको रोकना है हमें। फर्स्ट थिंग इज दिस, आपको है ना बिल्कुल एक वेल डिफाइंड नंबर है आपके पास में कि मुझे ना 40 से 48 क्वेश्चंस राइट करके आने एग्जाम में अच्छे से पास होने के लिए। तो आपका वेल डिफाइंड नंबर जो आपके दिमाग में है ना वो रखना, ये रॉन्ग वाली चीज का ध्यान रखना। अब हम कैसे लेते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, वो मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है, आपके पास में एक मिनिमम नंबर है 40 ले लेते हैं इस मिनिमम नंबर को, ये राइट क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। अब जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी कि आपने सब्जेक्ट्स किए, तो स्टेटमेंट पढ़ा आपने, एक क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट पढ़ा और आपको 100% श्योर हो आप उसके आंसर के लिए कि ए बी या सी में से या डी में से इन चारों में से उसका एक आंसर है और आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आप 100% श्योर हो, तो मैं क्या करता हूं मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम के अंदर एक सेकंड, ये मेरा पेपर है, ठीक है, सीडीएस का। सो मैं क्या करता हूँ एग्जाम में, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। एग्जाम में पेपर की दो साइड होती है, ठीक है, एक होती है आपकी हिंदी वाली और एक इंग्लिश वाली साइड। यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, एम इको, एम सर्कल, ये डबल वाला मार्क, सर्कल वाला मार्क, एम वाला मार्क, ये मार्किंग्स है क्या और मैं क्यों करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। पेपर कैसे अप्रोच किया जाता है, पेपर ऐसा अप्रोच किया जाता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन से आप रीड करना स्टार्ट करते हो पेपर को। जीके का पेपर है, बहुत टाइम मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, 45 से 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन हो जाता है, 45 मिनट से 1 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आप सोचोगे आप क्या करूं, इतना ज्यादा टाइम मिलता है इसमें। ठीक है, इंग्लिश में नहीं मिलता, इसमें मिलता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन से मैं पहले ना हिंदी मीडियम वाली साइड में क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना शुरू करता हूँ। कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है, मार्किंग्स, ठीक है। अगर मेरे को ये क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है 86 वाला क्वेश्चन, द सिचुएशन व्हेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी। अब मुझे जीडीपी जीडीपी ये सब सुन के मुझे ये तो पता है ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का है, तो मैं ना जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाली साइड है ना वहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन इको का है। जिस जो क्वेश्चन मेरे नोटेशन है, जैसे हिस्ट्री के लिए गोला लगा देता हूँ, अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लग रहा है तो डबल एरो, अगर मुझे पॉलिटी का क्वेश्चन दिखता है तो मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा किससे है तो मैं उस पर एम लिख देता हूँ, मिसलेनियस। ठीक है, इस तरीके से हिंदी मीडियम साइड में जैसे जैसे आप पेपर करते रहो ना, कैटेगराइज करते रहो साइड साइड में, हिंदी मीडियम वाली साइड में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग टू डू इज, यहाँ पे आपको ऐसे 100, 80, 50 ऐसे नोटेशंस दिखेंगे मेरे पेपर में, इंग्लिश मीडियम वाली साइड। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं हम, 85 वाला क्वेश्चन लेते हैं,
ठीक है। दो ये क्वेश्चन जो है सिंपली मनी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे पेपर करता हूँ ना, अपना कॉन्फिडेंस लिखता जाता हूँ क्वेश्चन में, कि अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड किया मैंने, जैसे व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। अब मैंने इसके आंसर्स रीड किए, एक्ट एज अ इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, ये तो है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला। एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये वाला ऑप्शन डाउट में लिख देते हैं। यूज एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, ये ऑप्शन डाउट में। यूज फॉर रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन, हाँ ये होता है, ठीक है, कंजम्पशन के लिए हम पैसे को यूज करते हैं। बाकी दो ऑप्शन है मेरे पास में, बी वाला और सी वाला। अब यहाँ पे आपके साथ में क्या होगा, आप इस पे अटक जाओगे। दो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, पर जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। सो जब एग्जाम में बैठो ना, सारे सब्जेक्ट भूल जाना कि कौन सा सब्जेक्ट क्या होता है क्या होता है, बस मार्किंग के टाइम पे याद रखना, बाकी सब करना है आपको। जो आपके हाथ आ जाए और जो आपको समझ में आ जाए आप करके आओगे। कैसे करके आओगे मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है, आपको ये तो पता है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं है, बचा क्या, बी और सी वाला। यहाँ पे आप सुनते हो अपने मन की, ठीक है। एक बार फिर से रीड करो इन दो ऑप्शंस को। एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यूज एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी को आप जो है, एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू जो है उसकी स्टोर करता है मनी, जैसे 1000 रुपए है, सो 1000 रुपए जो है, 1000 रुपए की चीज की वैल्यू को स्टोर करते हैं, सो ये राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मतलब बी वाला जो है वो भी ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। आपके हिसाब से क्या बचता है, सी वाला बचता है। सो अब इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ना, ये आपने क्या है, ऑप्शन से एलिमिनेट करके एक जो है आपको लगता है वो आपने ढूंढ लिया है। यूज एज अ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट, आपने एक ऑप्शन ढूंढ लिया है, लेकिन आपने ये पढ़ा नहीं था, आप इसके बारे में 100% श्योर नहीं हो, लेकिन आप ये पता है कि ये तीन ऑप्शन जो है बाकी के, ये रॉन्ग है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पे आप क्या करते हो, इस पे आप प्रोबेबिलिटी लिखते हो। प्रोबेबिलिटी कैसे, 80 डाल के छोड़ दो और आंसर को सी टिक करके छोड़ दो, पहले ओएमआर नहीं भरनी, ठीक है। अब आपने क्या किया, 80 डाल करके क्वेश्चन को छोड़ दिया, ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ये क्वेश्चन किससे है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से है, जनरली को का ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का ही, कि एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट और इट्स टोटल रिसेप्ट इंक्लूड बोरोइंग इज नोन एज, मतलब जितना आया उससे ज्यादा खर्चा कर दिया आपने, उसको आप क्या बोलोगे। सो इट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, करंट डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट। इट इज फिस्कल डेफिसिट। अब वही चीज, जो चीज मुझे, अब मेरे को ये पता था कि 100% है कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ रखी है पहले बुक के अंदर कहीं पे भी, और इसका आंसर जो है वो मेरे हिसाब से जो है, सेंटर में हमारे इंस्टीट्यूट कुछ वहाँ, इनके सेंटर में हमने इंस्टीट्यूशंस, कुछ नहीं लिखना, अरे ऐसा कुछ नहीं है शुभम, यू कैन राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन पेपर के ऊपर ये सब कहने की बात है, मैं खूब लिख कर आता हूँ, कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। होती है मार्किंग्स, आप साइड में लिख सकते हो, बस वो ओएमआर शीट पे कुछ मत लिखना, बाकी ये करना, ठीक है। सो आपने जो है आंसर टिक कर लिया। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप अपने हिसाब से नोटेशन बना लेना जो दिखे नहीं किसी को, ठीक है। या तो आप अंडरलाइन कर दो किसी चीज को, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं तो सिर्फ तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। अब जैसे मुझे इसका आंसर पता था, मैं 100% श्योर हूँ इस क्वेश्चन के बारे में कि ये जो है क्वेश्चन, अगर मैं टिक करके आता हूँ इसका आंसर बी, मेरे हिसाब से मैंने इसको पढ़ रखा है तो मेरा आंसर ठीक होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ना एक कैटेगराइजेशन कर लेना है पूरे पेपर का अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे ये है, मुझे पता था इसका आंसर जो है फंक्राइज बर्नियर वाले का दारासुख होता। सो मुझे 100% पता है इसका आंसर ये है, तो मैंने इस पे क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपने ना ये सारा ऐसे कैटेगराइज कर लिया पेपर, एक बार आपने इस वाले साइड में अपनी प्रोबेबिलिटी चेक कर ली, आपको कितना कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा, वो आपने लिख ली। लास्ट में एक बार आपने पेपर कंप्लीट किया, आपको क्या करना है, आपको करना है ये कि जैसे रुको, आपको करना है कि एक बार लास्ट में आए, पेपर खत्म हुआ, कैलकुलेट कि आपने 100 जितनी प्रोबेबिलिटी, जिस पे आपने 100 प्रोबेबिलिटी लिखी है, मींस आप 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन जो है ये ठीक है, उन क्वेश्चन को गिनो कि ये कितने क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये आप गिनना शुरू करोगे तो आपको कुछ आइडिया मिलना शुरू होगा कि मेरे जो क्वेश्चन मैंने जो राइट किए हैं वो 45 है, 50 है, 60 जो सॉरी 45 40 है,
जितने भी आपके क्वेश्चंस है आपको पता लग जाएगा कि आप 100% श्योर हो, 40 क्वेश्चंस के लिए आप 100% श्योर हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने पेपर किया और मुझे पता लगा कि मेरे 45 क्वेश्चंस जो है ना वो राइट है, मतलब 100% लिखा है मैंने उनके ऊपर, मींस मेरे हिसाब से वो 100% ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, आपको मार्जिन निकालना है रिस्क लेने के लिए। वो कैसे निकालता है मैं आपको बताता हूँ। सीडीएस का जो एग्जाम है ना जीके का, उसमें रूल ये है कि आप अगर 3 गलत करोगे ना तो आप एक जो राइट करोगे उसको कैंसिल आउट कर दोगे आप। 3 गलत का मतलब है आप एक राइट या फिर 1/3 जो है वो मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, क्वेश्चन जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन था उसका 1/3 डिडक्ट किया जाता है रॉन्ग के लिए, ठीक है। सो अगर आपने एक राइट किया तो 3 अगर आपने रॉन्ग किए तो ये न्यूट्रलाइज कर रहा है, सिंपल बात इतनी सी, ठीक है। अब आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 45 मार्क्स आपके, सॉरी 45 पे आप 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चन जो है मेरे ठीक है। अब आपको मार्जिन यूज करना है। मार्जिन कैसे, जैसे आपने 40 जो था वो टारगेटेड स्कोर डिसाइड किया था दिमाग में कि मैं 40 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट राइट करके आऊंगा, सिंपल। अब आपके 45 हो रहे मींस आप जो डिसाइडेड स्कोर था आपका, आप उससे 5 क्वेश्चन ज्यादा जो है अभी मार्जिन में हो आपके हिसाब से, ठीक है। डेफिनेटली आप 100% जिस पे लिखोगे ना उनमें से 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे, नो डाउट, ठीक है। तो ये अपन को बचाना है कैसे, थोड़ा सोच के करना हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। जी के सेक्शन में आपके पास टाइम बहुत है, टाइम की टेंशन मत लेना। यहाँ पे दिक्कत होगी एक्यूरेसी की, हमें गलत नहीं करके आना, सिंपल। अब नाउ आपके पास में एक मार्जिन आ गया, 5 क्वेश्चन जो है आपके टारगेट से थोड़े ज्यादा है, 5 क्वेश्चन। अब ये 5 क्वेश्चन आपने राइट मान के चलो 100 लिखे हुए तो मतलब राइट होंगे आपके हिसाब से। तो आपको ये 5 क्वेश्चन कितना लेवरेज दे रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 5 into 3 15 क्वेश्चन, ठीक है। मींस अगर आप 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हो और वो 15 के 15 गलत हो जाते हैं ना, तब जाकर के आपके ये 5 क्वेश्चन न्यूट्रलाइज कर देंगे उन 15 को, फिर भी आप जो है वो 40 के जो आपका टारगेट था उसको तो अचीव कर रहे हो। नाउ दिस इज योर कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है, कि आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो वो आपके पास में निकल के आ जाएगा। मींस आप जो है 100 के बाद में अभी भी 15 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो। अब वो रिस्क आप कहाँ लोगे मैं आपको बताता हूँ। ये रिस्क हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी जिनकी 80 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपने लिखा था ना नंबर, जो उसमें आपने जिस पे 80 लिखा था ना उसको करके आना, जितने भी 80 वाले क्वेश्चन है सारे करके आना आपके हिसाब से, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपने 80 के कर दिए, और ये और कह रहा हूं मैं आपको, जब आप ये 80 के क्वेश्चंस करोगे ना इन 80 के क्वेश्चंस में से भी जो 80% क्वेश्चन होंगे ना वो राइट होंगे, ठीक है। 20% मान लेते हैं गलत हो गए, लेकिन हम तो रिस्क ले रहे हैं ना, हम तो पहले ही ये सोच के बैठे हैं कि जो हम 80 कर रहे हैं ना सारे गलत है, ठीक है। अब इससे आपका क्या होगा मैं बताता हूँ। आपका स्कोर है ना, आप सेफ तो थे, आपका स्कोर है ना मैक्सिमाइज होना शुरू होगा, क्योंकि आप है ना अपने आंसर्स के लिए श्योर हो। आप जो रिस्क ले रहे हो ना वो भी कैलकुलेटेड है कि इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ, इतना मैं नहीं ले सकता, आराम से पेपर होगा। 60 मार्क्स ऐसे आए थे, ठीक है, जीके सेक्शन में मेरे, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के। हर चीज के बारे में ना हम भी श्योर नहीं होते हैं, आप भी श्योर नहीं होंगे एग्जाम में, होगा ऐसा, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग, पेपर जो है ना वो लर्निंग बेस्ड नहीं है, रिमेम्बरिंग बेस्ड है। क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ पहचान के आना है, ठीक है। कितना अच्छे से पहचान सकते हो वो डिसाइड करेगा आपके जीके के मार्क्स को, सिंपल। तो फोकस जो है ना, दिमाग को एकदम खुला रखना, इस तरीके से रिस्क लोगे कहीं पे भी नहीं अटकोगे जीके के अंदर, ठीक है। अच्छा मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पिछली मैं बताता हूँ, पिछला जो बैच था ना इससे पहले वाला उसमें निखिल को छोड़ के बाकी सबके 32 प्लस मार्क्स थे, 30 प्लस मार्क्स थे क्योंकि निखिल ने ये क्लास नहीं दी थी। निखिल है क्या आज? हाँ है आज निखिल। सो इसीलिए, क्योंकि अब आपने ना सब्जेक्ट सारे किए, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको कुछ मिलेगा नहीं एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम पास होने के लिए 20 मार्क्स चाहिए, ठीक है। इंग्लिश पे ना जोर देना थोड़ा, 70 से 80 के बीच में अगर रेंज आ रही है ना, नो प्रॉब्लम, आराम से निकलेगा पेपर, ठीक है। जीके के अंदर ना 30 प्लस आना कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो 40 का ट्राई कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ 50 भी आ जाएंगे। जस्ट स्टिक टू द प्लान, इस प्लान पे है ना स्टिक रहना। एक बार आपने 80 वाले सारे क्वेश्चन कर दिए, 100 वाले सारे क्वेश्चन कर दिए, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप अगर रिस्क भी लेना चाहते हो ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम है ना ऑप्शन में 50-50 पे अटक जाते हैं, ठीक है। कि स्टेटमेंट है
आपने दो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, पर बी और सी में से आपको अभी भी डाउट है कि आंसर कौन सा है। आप ये भी कर सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इसे ज्यादा, लेकिन अगर आपका मन कह रहा है ना कि आपने ये चीज पढ़ी है और मुझे लगता है कि ये वाला ठीक होने के चांसेस है, तो दो चार क्वेश्चन तो आप ऐसे कराना। 50-50 वाले वैसे मैं कहूंगा आप टाइम मत करो, ठीक है। इसमें आधी आधी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक भी होगा नहीं भी होगा। फिर वही बात है, रिस्क, ये अननेसेसरी रिस्क की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है रिस्क ले, मतलब अगर आप पास नहीं हो रहे हो तो उस केस में तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50-50 वाले भी करोगे, आपकी मर्जी। लेकिन हम उस कैटेगरी में नहीं है, अब हमने पढ़ा है बहुत, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी और सी वाले ऑप्शन में से इस तरह के जो आधे आधे पे अटक जाते हैं, इन्हें या तो छोड़ दो आप, ठीक है। अगर करके भी आना है, एक या दो क्वेश्चन से ज्यादा मत करके आना, क्योंकि ये लगभग गलती होते हैं, घर घर पहुंच करके रिग्रेट ही करोगे और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। एक बार आपने ये सब कर लिया, लास्ट में गिन लो कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, आराम से कॉन्फिडेंस आएगा, जी के पेपर क्लियर है। एक चीज और करना आप, जब लास्ट में आपका ये सब हो जाए, टिक विक हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपकी नोटबुक, एक काम करना है आपको। वो क्या काम करना है, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ के जा रहे हो ना एग्जाम में, जैसे आपने ज्योग्राफी ले लेते हैं एक बार के लिए, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपने जो मार्किंग की थी ना हिंदी मीडियम वाली साइड में, स्टार बनाए थे, हिस्ट्री लिखा था, ये लिखा था, वो लिखा था, आपको क्या करना है, उन मार्किंग्स में चेक करो सिर्फ ज्योग्राफी ज्योग्राफी के क्वेश्चन कौन से हैं, और एक बार है ना पूरी रीडिंग लगाओ सिर्फ ज्योग्राफी क्वेश्चंस की। इससे क्या होता है, हम जब स्टार्टिंग करते हैं ना, शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम पे प्रेशर होता है कि हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब एक बार आपने ये सारी चीजें कर ली, तब आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं क्लियर तो हूँ, ठीक है, जीके सेक्शन में। अब जो है, क्लियर तो मैं हूँ, मैं एक बार ना वो क्वेश्चंस वापस रीड करता हूँ जो मैं पहले छोड़ करके आया था। तो एक बार जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन स्टार मार्क्स से आपने देखे, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। अगर स्टार स्टार नहीं भी लगाने तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरफ नहीं भी लगाने कोई बात नहीं। अगर एग्जामिनर मना कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई बात नहीं, आप कैटेगराइज मत करो पेपर को, ठीक है। लेकिन एक बार लास्ट में ना रीड लगा के जरूर आना पेपर की पूरे की, चाहे कैटेगराइजेशन छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी लिखना, प्रोबेबिलिटी इज कंपलसरी, ओके। प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपको, ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि क्वेश्चन आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये क्वेश्चन 100% ठीक होगा, 80% ठीक होगा, 50-50 पे, ये प्रोबेबिलिटी मत छोड़ना। लेकिन आप वो कैटेगराइजेशन वाला जो साइड वाला है, वो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो। एक बार पेपर कंप्लीट हुआ, पूरे पेपर की रीड लगाना वापस से जीके की, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ना आते हुए भी छोड़ देते हैं हम, क्योंकि पहली बार रीड करते हैं, नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट, आप पता होगा ना आपको कि आपका पेपर क्लियर हो रहा है, उस टाइम पे आप जब वापस से जा करके वो क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको बहुत इजीली वो क्वेश्चन होने लग जाएंगे, ठीक है। सो उससे 4-5 क्वेश्चंस तो आप वैसे भी ठीक कराओगे। और यही प्रैक्टिकल तरीका है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करके आने का। इससे क्या है, आपकी एक तो नेगेटिव मार्किंग रुकेगी, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी रिस्क लिए वो कैलकुलेटेड थे, आपको पता है आप कितना पानी में हो, आप कितना गड्ढे में हो। गड्ढे वाले तो 50-50 भी करके आएंगे, ठीक है। लेकिन गड्ढे वाले यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। सबने पढ़ा है, सबने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, सबको पता है पैटर्न कैसा हो रहा है, सबको पता है कहाँ से पेपर आता है। बस वो है, वहां पे बैठ करके ना रिएक्टिव मत हो जाना, क्वेश्चन देखते ही टिक करना शुरू मत कर देना। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, उसके 4 ऑप्शन पढ़ो, टाइम की टेंशन मत लो, टाइम बहुत है, 45 मिनट लगते हैं पूरे पेपर को करने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपको, ठीक है। तो टाइम बहुत है हमारे पास में। एक एक खासकर ये जो सेक्शन होता है ना पॉलिटी, और एक आपका सेक्शन है हिस्ट्री, चलो हिस्ट्री से छोड़ो, सिर्फ जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, प्लीज इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे, उनको ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये क्या है ना, वर्ड वर्ड में खेल रहे हैं, कैन, कुड, ये वो, ऑल्सो, ऑल ऑफ द फॉलो, ये सब जो छोटे छोटे वर्ड है ना, ये पूरे क्वेश्चन की मीनिंग को चेंज कर देते हैं। और पॉलिटी में इतना ज्यादा होता है ना, ये बाकी में तो नहीं होता है। जैसे साइंस है ना, एक स्टेटमेंट आएगा, नीचे आंसर होगा, आपको आंसर पता है, ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, इतना इजी है। लेकिन पॉलिटी में ऐसा है कि 3 स्टेटमेंट दे देगा वो, उसमें से ये कोशिश करता है कि एक स्टेटमेंट तो ऐसा हो जो आपको पता ना हो, ठीक है, ताकि आप एलिमिनेशन शुरू कर सको, और 2 स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो आपके फेमिलियर होंगे। पर उसमें क्या है ना, चीजों में खेलना शुरू कर दिया। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाए थे हमने सीडीएस के पेपर में, एक क्वेश्चन था ना वो 86 अमेंडमेंट एक्ट वाला। उसमें क्या किया था उसने, राइट टू एजुकेशन वाले ऑप्शंस के अंदर ना, फर्स्ट ऑप्शन में उसने उसने कहा था राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इंसर्टेड बाय 85, कर दिया था उसने उस 86 को। और उसको उस 86 और 85 के फर्क में ना पूरे क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो गया।
ठीक है। सो इतनी छोटी छोटी चीजों में पॉलिटी चेंज कर देती है चीजों को। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जब आप कर रहे हो, माइंड को ओपन रखना, क्वेश्चन को चाहे 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ जाए, पढ़ ले। एक चीज और दिमाग में रखना कि सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है, और लेकिन पास होने लायक क्वेश्चन करना इज नॉट डिफिकल्ट। और बिल्कुल पैनिक मत करना। ऐसा भी होगा कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते, कोई बात नहीं। ओके, हम तो चले भी यही सोच के थे कि हम सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आ रहे हैं आउट ऑफ 32, बट जितनी हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है ना, आपको पता है प्रैक्टिस से कि यू कैन एटलीस्ट डू, अगर 32 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 28 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी 10th और 9th से आ रहे हैं, और ट्रेंड यही चल रहा है, ठीक है। सीएपीएफ सीडीएस दोनों का ट्रेंड यही चल रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो 9th और 10th के एनसीईआरटी से आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले ट्रेंड ये था कि वो क्वेश्चन जो थे 11th 12th के एनसीईआरटी से आते थे, मैक्सिमम जो है वो उसमें केमिस्ट्री में आते थे, और वो भी 11th या 12th से आते थे। तो आपके पास में सारा मटेरियल पड़ा है। एक चीज और, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें याद नहीं है, ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ, एक बार ये चीज रह रही है, एक बार वो चीज रह रही है, होता है लास्ट तक, ठीक है। बहुत ज्यादा नॉर्मल है। आपकी ये प्रॉब्लम बताऊं, जैसे ही आप पेपर को देखोगे ना, ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्यों? रिमेंबर दिस, आंसर आपको दिया हुआ है, सिर्फ पहचान के आना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी लिख लोगे ना, तो आपकी पहचान कितनी अच्छी आपको भी पता होगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी होगा, ओके पेपर तो मुझे आता है। अब मैं आपको एक इस तरीके से ना पुराना पेपर करवाता हूँ जो हमने किया नहीं है, 2014-15 इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कोई सा भी पेपर कर लेंगे इनमें से, मेरे पास सारे पड़े हैं इसके। चलो एक मिनट में पेपर निकालता हूँ। चलो 15 फर्स्ट तो मैंने किया है, बहुत इजी सा पेपर था वो तो, उसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो नहीं करेंगे हम थोड़ा मुश्किल पेपर करेंगे जिसमें क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो, ठीक है। सो लेट मी प्रोजेक्ट। सो ये पेपर है 2015 का, सीडीएस का, बहुत पुराना है, पैटर्न भी चेंज हो गया था इसके बाद में, तो इतना टेंशन मत लेना। कुछ क्वेश्चन 11th 12th के भी होंगे, पर कोई बात नहीं। इंग्लिश का कल करवाओ, कल परसों में कुछ करवा देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सो ये पेपर है आपका। स्ट्रेटेजी याद है ना, चीजें जो आपको पता है वो उस पर प्रोबेबिलिटी लिखते हुए चलना है, ठीक है। कैटेगराइजेशन देख लेना अपने हिसाब से, मैं तो वैसे कर देता हूँ, उस साइड साइंस लिख देता हूँ, इस साइड ये कर देता हूँ, पर नहीं भी करोगे तो भी चल जाता है, क्योंकि मैं भी पहले नहीं करता था सिर्फ, लेकिन प्रोबेबिलिटी याद रखना, ओके। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। Ask one thing, should we mark questions in, yes, जो ओएमआर है उसको लास्ट में मार्क करते हैं, ठीक है। आधे घंटे पहले करना शुरू कर देना। एग्जाम घंटियां बजती है ना, घंटी से आधे घंटे पहले, वैसे तो टीचर जो होता है उनके हाथ में वो एनालॉग वॉच होती है, तो उनसे आप पूछ लोगे टाइम, वो बता देते हैं। उनके पास फोन भी होता है तो बता देंगे, और वो उनके उनसे टाइम पूछ करके आधे घंटे पहले पेपर को मार्क करना शुरू कर देना। और मार्किंग कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। जिस क्वेश्चन को आप कर लो ना, आपने मार्क कर दिया, उसके आगे डी लिख देना एक बार के लिए, ठीक है। उससे उससे आपको क्या होगा, आप जब डी लिखोगे ना उस ऑप्शन के ऊपर, तो आपको पता होगा, ये आइडिया होगा कि आपने ये क्वेश्चन कर दिया है, तो आप लास्ट में ना किए हुए क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। 100% वाले जो क्वेश्चन है वो शुरू में आप जब करना चालू करोगे, जो क्वेश्चन आपने मार्क कर दिया, राइट डी ऑन दैट क्वेश्चन, खत्म, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, एक चीज तो दिमाग में रखना, पेपर जो है वो आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, और आपने जो पढ़ा है ना वो वैसा नहीं है, पर आ रहा है पेपर में, वही आएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, जेनेटिक सीक्वेंसिंग का एनालिसिस, सॉरी जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक मींस डीएनए रिलेटेड, स्क्रीनिंग मींस किसी चीज को फिल्टर करना, हिंदी में तो इतना ही मीनिंग है, ठीक है। अब माइंड को ओपन रखना, क्वेश्चन पढ़ो इसका, एनालिसिस ऑफ डीएनए टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ पर्सन। ये स्क्रीनिंग जैसा ही कुछ लग रहा है। एनालिसिस ऑफ अ डीएनए इन अ पॉपुलेशन, ये तो कोई चेक जैसा ये भी हो सकता है। इसका पेडिग्री एनालिसिस, आई डोंट नो व्हाट इट इज। स्क्रीनिंग ऑफ इनफर्टाइल पेशेंट, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। जेनेटिक स्क्रीनिंग का जो मेन मोटिव है, अब पढ़ करके, अब आप है ना, ये देखो यहाँ तक आप पहुंच चुके हो, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, आप यहाँ तक पहुंच चुके हो 50-50 पे, ठीक है। और इस पे थोड़ा सा रीड करो, एनालिसिस ऑफ अ डीएनए टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन अ पर्सन, एनालिसिस ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, दोनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है, मैंने टिक किया। लेकिन अब मैं इसमें प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी कैसे, दो आई नो की ऑल तीन जो है गलत है, मैं इस पे 80 लिखूंगा, ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी इस पे।
सिंपल ना हो, आपको क्वेश्चन नहीं आता था बट यू हैव एन आइडिया कि इस ये क्वेश्चन अगर मैं करके आ जाऊंगा ना एग्जाम से बाहर तो उसके बहुत हाई चांसेस है कि ये क्वेश्चन ठीक होने वाला है मेरा। सिंपल, यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ पहचानना है आपको तो पेपर में क्या आ रहा है। हुआ ये क्वेश्चन, 80 लिख के आप आगे बढ़ गए। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन देखा ये, which one of the following are the major factor responsible for the monsoon type climate in India? इंडिया में मानसून टाइप क्लाइमेट क्यों आता है? क्लाइमेट चैप्टर से क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। ओके, सो उसके कुछ कारण है, हमें पता है। मानसून का कारण क्या है? एक तो हमारे यहाँ पे हिमालयन ब्लॉकेज है, ठीक है। दूसरा ये कि थर्मल कॉन्ट्रास्ट मींस एक जगह गर्म है, एक दूसरी जो कोल्ड है, ठीक है। मींस लैंड का टेम्परेचर हाई होता है और जो पेनिनसुलर है हमारा इंडिया का, और जो ओशन है वो इन कंपैरिजन थोड़ा ठंडा होता है। तो एयर जो है लो प्रेशर एरिया से, सॉरी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, यहाँ हाई प्रेशर एरिया है। सिंपल, तो यही तो है थर्मल कॉन्ट्रास्ट। लोकेशन, हाँ इंडिया जो है उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल कॉन्ट्रास्ट, अपर एयर सर्कुलेशन, हमने देखा था ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो सब चीजें, माउंटेन्स, ठीक है। सो क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, ये किस तरह का क्वेश्चन है मैंने अभी आपको बताया था। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो स्टेटमेंट टाइप आते हैं, ठीक है। अब इसमें से पूछेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा ठीक है। आपको इसमें ना पैनिक नहीं करना है, बहुत इजीली जो चीज आपको पता है वो मार्क करते जाओ। आपको पता है हिमालयन माउंटेन जो है वो है, तो जिसमें फोर्थ नहीं है उसको काट दो। सिंपल, हमें ये भी पता है थर्मल कॉन्ट्रास्ट के कारण जो है मानसून क्लाइमेट इंडिया में है। सो जिसमें सेकंड नहीं है उसको भी काट दो। सिंपल, अब आप जो है 50-50 तक पहुंच चुके हो। लोकेशन इज अ फैक्टर, आपको पता है, जिसमें फर्स्ट नहीं है उसको भी काट दो। इजीली आंसर आपका है ना हाईलाइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपको पता है, ये आपने पढ़ा था, ये आपको पता है इसका आंसर यही है, राइट 100। इस पे आप 100% प्रोबेबिलिटी शो करोगे अपनी। सिंपल, एक बार आपने 100 राइट किया, अब कैटेगराइजेशन शुरू हो जाएगा आपके पेपर का, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ लास्ट में जब आप ये पूरा कैटेगराइजेशन करके खत्म होंगे ना, ये आपका स्कोर हो रहा होगा जीके के अंदर, ठीक है। अगर आप 80 प्लस 100 दोनों मिला लोगे तो इजीली, ठीक है। सो और आप जो है ना इजीली 40 के मार्क्स को क्रॉस कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमने बहुत पढ़ा है। अब आगे देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स। ये स्टेट्स दे रखी है इसने, और इसमें पूछ क्या रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउ आर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रिस्पेक्टिवली। इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी स्टेट पूछ ली है, कौन सी होगी। तो एक बार है ना सबसे बड़ी स्टेट और छोटी स्टेट का आइडिया क्वेश्चन से लगाने की कोशिश करते हैं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ओके, ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में आपके छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु। अब हमको ये पता है तमिलनाडु बड़ा है, ठीक है, मैप तो हमने स्टडी किया ही है ना, घर में मैप लगा रखा है। छत्तीसगढ़ हमें पता है बड़ा है, तेलंगाना हमें पता है छोटा सा एक छत्तीसगढ़ के एंड पे, यहाँ पे ऐसे छत्तीसगढ़ होगा, उसके एंड पे तेलंगाना है, और तेलंगाना के पास में आंध्र प्रदेश, इससे नीचे यहाँ तमिलनाडु है बड़ा सा। तो छोटे की जब हम बात करेंगे ना, तो हम किन ऑप्शंस की बात करेंगे, हम बात करेंगे एक तो तेलंगाना की और एक उत्तराखंड की, ठीक है। ये दो जो है थोड़े लगभग लगभग मतलब साइज में छोटे हैं। सो या तो सेकंड है या फोर्थ है छोटों में। तो बड़ों में कौन सा हो सकता है, बड़ों में दो इलाके जो है वो सबसे बड़े लग रहे हैं, एक तो तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश, ये दोनों बड़े, ठीक है। तमिलनाडु ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सो सॉरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अब कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सिंपल, तो लेकिन आपको ये चीज पता है कि हाँ तेलंगाना जो है वो सबसे छोटा है, ये तो आपको पता है। अब ऑप्शन से एलिमिनेट करना शुरू करो। क्वेश्चन ने क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, लार्जेस्ट पूछी थी और स्मॉलेस्ट पूछी थी। सो स्मॉलेस्ट में तेलंगाना जो है वो सेकंड नंबर पे, तो स्मॉलेस्ट वाली जो है वो दूसरी बार आएगी। इन ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन जो है इसके अंदर तेलंगाना है, ठीक है, लास्ट में। बाकी फोर्थ है, फोर्थ कौन सी स्टेट है, फोर्थ स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड भी हो सकती थी लेकिन तेलंगाना ज्यादा छोटा है, ठीक है। और तमिलनाडु और उसमें अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आंध्र प्रदेश ज्यादा बड़ा है। अब ये देखो, यहाँ पे दो तीन केस हो सकता है आपके साथ में। एक केस होगा कि आप जो है ना इसकी राइट होने की प्रोबेबिलिटी ना आपकी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको आपको पता है आंध्र प्रदेश, आपको एक भी पता है कि आंध्र प्रदेश ठीक था, ठीक है, आंध्र प्रदेश बड़ा है। या फिर आपको पता है सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है।
आपकी जो श्योरिटी है ना उसके हिसाब से इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी डिसाइड होगी, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता था, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आंसर कौन सा है कौन सा नहीं। सिंपल। छोटा है आई थिंक तेलंगाना से, वो डिपेंड करता है, एक बार गूगल कर लेना, हमें भी नहीं पता ठीक है, क्योंकि मैं भी इतना डिटेल में नहीं जाता। मुझे ये पता है हाँ वो छोटा है, तेलंगाना छोटा है, बाकी चेक कर लेना अपने हिसाब से। और मुझे ये भी पता है आंध्र प्रदेश, ये पता है मुझे, हाँ आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा है इनमें से, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश के होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं 50-50 पे आ चुका हूँ। अब आपको सिर्फ चूज करना है उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में से छोटा कौन सा है। ये क्वेश्चन जाते हैं 50-50 वाले, मीन्स आपने पढ़ा तो है तो ज्योग्राफी से, बट ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको टिपिकल जो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी है वो पढ़ करके नहीं समझ में आएगा। शायद आपने मैप देखा हो, रोज पढ़ रहे हो मैप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ये है ऐसा है, सिंपल। तो ये 50-50 पे छूट जाएगा आपको क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 50-50 लिख करके आगे बढ़ जाना। ये वो क्वेश्चन है जो हम लास्ट में रिस्क लेंगे, ठीक है, अपने मन की सुनेंगे और रिस्क लेंगे, ये उनमें चला जाता है। फिर फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तो एक बार ऑप्शंस तो पढ़ ही लेना। ये थॉमस एडिसन तो नहीं है, ठीक है, हमें पता है, बाकी को हम नहीं जानते, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली अगर पता है एंड भी हो सकता है, सो 50-50 पे चला गया ना वो क्वेश्चन, तो उसको 50-50 प्रोबेबिलिटी लिख करके छोड़ देना। कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी नहीं आते होंगे तो कोई बात नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन जो है वो मुश्किल बनाने की कोशिश की होगी, कुछ आते होंगे किसी को, कुछ को नहीं आते होंगे। अभी फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसी को पता होगा, नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इज जेनेटिक, सॉरी 1 मिनट से कम बचा है, वी विल रीजॉइन, ओके। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग causes variation in genetic material of progeny, जो आने वाली जनरेशन है उसकी जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन किसके कारण होता है सबसे ज्यादा। तो हमें पता है एसेक्सुअल, तो हमने पढ़ा है एसेक्सुअल में सबसे कम वेरिएशन होता है, तो जिसमें भी सेकंड है उसको उड़ा दो। एसेक्सुअल मींस मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही के पास में है, ठीक है, प्लांट्स होता है ऐसे कुछ। तो ये ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट, 50 पे आ चुके हो डायरेक्टली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ठीक, ठीक है, तो फर्स्ट तो आप कंसिडर भी नहीं कर रहे। थर्ड या फोर्थ में बात करते हैं हम, म्यूटेशन, म्यूटेशन से हमें पता होता है, ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ भी इसके अंदर है। सिर्फ सेकंड की बात, सेकंड एलिमिनेट कर दिया, अब फोर्थ की बात बचती है, इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। ये होता है ड्यू टू क्लाइमेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग के कारण जो उसकी बॉडी पे चेंजेस आते हैं उसे बोलते हैं हम एपिजेनेटिक चेंजेस। इनिशियल जो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये कॉन्फिडेंस गिराने के लिए होते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि आपको आते हैं, फिर भी आपको ये जो है ना ऑप्शन चूज करने के लिए कहेगा बार बार। तो पेपर में पढ़ा है 10 क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करूंगा ऐसा भी कर सकते हो, जो भी है, ठीक है। सो अब जो है समझे, एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। अब आपको ये हो सकता है कि इसका मीनिंग पता ना हो, ठीक है। एपिजेनेटिक मीन्स क्या होता है, एपिजेनेटिक वैसे उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एपिजेनेटिक मीन्स वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सॉरी वो जेनेटिक चेंजेस जो आपको एनवायरनमेंट के कारण होते हैं। जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ तो मेरी बॉडी हीट टॉलरेंट होगी, ठीक है। कोई अगर हिमाचल में होगा तो उसकी जो बॉडी है वो कोल्ड टॉलरेंट बॉडी है, ठीक है। पहाड़ी लोग होते हैं उनके पैर जो है थोड़े मजबूत होते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए, लंग्स मजबूत होते हैं। सो ये सारे जो जेनेटिक चेंजेस है, म्यूटेशन है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होते हैं। सो ये एपिजेनेटिक होते हैं। ये हो सकता है आपको नहीं पता है एपिजेनेटिक का मतलब, सिंपल। इसलिए हम पीवाईक्यू करते हैं, क्योंकि कुछ उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो हमें नहीं पता होते, एक बार हम चेक कर लेते हैं तो वो रिपीट होता है बार बार, सिंपल। तो इतना टेंशन मत लेना। यहाँ आप मान लो कि 50-50 पे अटक गए, एक बार के लिए चांस ले लेते हैं। मुझे तो पता है कि हाँ सी का मतलब फोर्थ का मतलब क्या है, लेकिन आप यहाँ 50-50 पे अटक गए। अब आपको समझ में आ रहा है कैटेगराइजेशन किस तरह से होता है। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। ये आपके 10th एनसीईआरटी, सॉरी 11th एनसीईआरटी चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहा था ये आपको दे दी इसने प्लांट्स और इसने पूछा है कौन सी जगह पे उगते हैं, मतलब कौन से फॉरेस्ट के प्लांट्स है। शीशम, वॉलनट, बर्च, इबोनी, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप उसे मैच करना है। मैच कैसे, आपको या तो इबोनी पता होगा या आपको वॉलनट का पता होगा या बर्च, शीशम, वैसे तो वहां सारे लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी को पढ़ा होगा तो आपको पता है। इबोनी, महोगनी, ये सारे जो प्लांट्स है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के प्लांट्स है, सिंपल। तो एक बार आपको पता लगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन इबोनी, तो आप एक को फोर्थ से फिक्स कर दो, बाकी ऑप्शंस काट दो, सिंपल। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको
वॉलनट, शीशम, बर्च। शीशम हमें पता है, शीशम हर जगह होता है, यहाँ वो पूरे यूपी, बिहार, राजस्थान, इस पूरे बेल्ट में शीशम होता है, और यहाँ पे जो है डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। सो शीशम इज अ डेसिडियस फॉरेस्ट प्लांट, ये हमें पता है। सो बी का जो है वो फर्स्ट है, ये भी हमें पता चल गया। अब तो सभी एलिमिनेट हो गया, तो आप जो है ना यहाँ पे एक श्योरिटी पे आ जाओगे, लेकिन इसको यहाँ मत छोड़ना, आगे के ऑप्शंस भी पढ़ना। वॉलनट आपको कहाँ का लगता है? वॉलनट जो है वो हिमालयन क्रॉप है, ठीक है, कश्मीर के अंदर वॉलनट होती है, हमें पता है। सो हिमालयन मॉइस्ट मैच कर दिया आपने। सो आप अब चेक करो कि सी पे सेकंड मैच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ठीक है। डी वाले को एक बार मैच करो, कहाँ पे हो रहा है? अल्पाइन बर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। आपके पास में एक कंफर्म ऑप्शन आ चुका है कि इसका आंसर जो है वो ए वाला होने वाला है। राइट 100 एंड मूव ऑन, सिंपल। एक बार ये टिक किया, मूव ऑन करते जाओगे, ऐसे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको धीरे धीरे, और मैं दिखाता हूँ, कॉन्फिडेंस तो आपको खूब आ जाएगा लास्ट तक, ठीक है। कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद, अब ये बोल रहा है कौन से हार्मोन के अंदर कोबाल्ट है। नहीं आएगा कोई बात नहीं, आता है तो अच्छी बात है, पर एक बार पढ़ के गिव अप करना इज बेटर देन ऐसे ही गिव अप करना, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद, तो आपको कुछ चीजों का पता होगा, ठीक है। वैसे तो मैंने लिख दिया हुआ उसमें, अगर एनसीईआरटी में था तो। हीमोग्लोबिन का हमें पता है नहीं होता है, सिंपल, काट दिया। इंटरनल एंजाइम्स हमने सारे पढ़े हैं, पेनक्रियास, जो हमारे इंटेस्टाइन में एंजाइम्स रिलीज होता है, पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक एसिड, ये वो, उसमें तो कोबाल्ट का कहीं नाम ही नहीं था, ठीक है। बचता क्या? विटामिन B3 और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं होता है। लास्ट में एक ऑप्शन आपके पास में रह जाएगा बी वाला, पर आप श्योर नहीं हो, आपको ये हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि सच में क्या कोबाल्ट होता है या नहीं होता है बी में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ क्या करना है, आपको ये तो पता है कि लास्ट तीन ऑप्शन जो है वो गलत है, आपको ये नहीं पता कि ये बी वाला ठीक है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस पे ना प्रोबेबिलिटी लिख के छोड़ दो 80 या फिर 70, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। मतलब 70 लिख दोगे, मतलब 70 का मतलब ये है कि 80 में भी मैं इसको लास्ट में करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें डाउट, तो वो मार्जिन यूटिलाइज करते टाइम अगर मेरे को करना भी होगा तो इस पे मैं लास्ट में करूंगा 80 में भी। सो इस पे ये प्रोबेबिलिटी लिखी है आपने और छोड़ करके आगे निकल जाओ, सिंपल। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन, एक चीज और याद रखना, ये पुराना पेपर है, इसका पैटर्न अलग है, ठीक है। पैटर्न जो है वो चेंज होते हैं थोड़े टाइम बाद में, अभी जो पैटर्न चल रहा है वो पूरा 10th एनसीईआरटी बेस्ड है, दोनों में, सीडीएस और सीएपीएफ में। पॉलिटी ज्योग्राफी तो सेम ही रहती है। क्वेश्चन पढ़ो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी कैन बी फाउंड इन। एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है? हमने पढ़ा था लॉन्ग इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो इंटेस्टाइन में तो होता है, सीधा सीधा पढ़ो। किडनी में भी होता है, किडनी वाटर प्योरीफाई करती है, हमारा बॉडी का ब्लड प्योरीफाई करती है, वाटर कितना बॉडी में मेंटेन करना है हमने पढ़ा था, किडनी डिसाइड करती है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जॉर्प्शन का तो होगा ना। तो किडनी और इंटेस्टाइन का तो हमें पता है कि हाँ इन दोनों में तो होता है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जिसमें नहीं है उसे काट दो, सिंपल। और जिसमें जैसे ये है, थर्ड वाला नहीं है, सेकंड इसमें फर्स्ट वाला नहीं है, अब आप जो है 50-50 पे आ चुके हो, सिंपल। किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ऑप्शन कौन सा? एक सेकंड वाला, लिवर। लिवर के अंदर पानी का क्या काम? लिवर इज फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ गैस, सिंपल। सो आपको ये भी नहीं पता होगा ना, हेप्टिक सेल्स क्या होती है, रेनल ट्यूबल्स क्या होते हैं, ये सब क्या होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट क्या होती है, फिर भी आपके पास में एक राइट आंसर है आपका। दैट राइट आंसर इज योर बी। क्यों? क्योंकि हमें पता था किडनी में पानी होता है एब्जॉर्ब, और इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में तो कंफर्म होता है, और इंटेस्टाइन और किडनी दोनों के अंदर जब अब्जॉर्प्शन होता है तो यू विल टेक बी, ठीक है। अब ये हो सकता है आप 100% कंफर्म नहीं हो, तो इस पे 80 डाल के चले जाओगे, बाद में आकर के टिक कर लो, ठीक है। आप 100% आंसर के बाद में टिक श्योर नहीं हो, लेकिन आपको ये तो पता है कि बाकी में नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी लिखी, आगे बढ़ गए, सिंपल 80। लास्ट में फिर हम मार्जिन जो है उसको यूटिलाइज करेंगे। आप ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये छोड़ो इसे, ये बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है। मेलिसिस डिजीज कॉज बाय, मेलिसिस जो है वो सॉरी मीसिस, क्या बोलते हैं उसे, मीसिस, ऐसे बॉडी पे लाल लाल क्या बोलते हैं, फोड़े टाइप हो जाते हैं कुछ, मतलब रैशेस टाइप हो जाते हैं, फोड़े नहीं रैशेस। सो ये आपको पता है, अगर मीसिस किसके कारण होता है तो आप कर लोगे, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन अगर आप लीव कर देते हो कोई बात नहीं, वैसे तो उसमें डाला हुआ होगा वायरस के कारण होता है, यस वायरस के कारण होता ही है, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है, ये हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। टेप वॉर्म और रिंग वॉर्म के कारण क्या होता है वो आपके 10th एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, कोल्ड सॉरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं वो दिया हुआ है। लेकिन ये जो मिलिस सॉरी मिसल्स जो होते हैं, मिसल्स आर ड्यू टू अ वायरस, ठीक है। एनिमल्स के स्लाइवा में मिलता है ये शायद 12th एनसीईआरटी में मैंने कहीं पढ़ा था, बायो की जो 12th की एनसीईआरटी है। पर अभी वो ट्रेंड में भी नहीं है, ना में वो पढ़नी है, इतना ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन आएंगे वो सब 10th से आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है वो एक बार के लिए छोड़ के भी आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, लिम्फोसाइट हमें पता है लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर एक और, ठीक है। लिम्फ और फैट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ओके। हमारी बॉडी जो है वो तीन चार चीजों से, हमारी सेल्स जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, प्रोटीन, लिम्फ एंड वाटर, सिंपल। सो ये लिम्फ एक लिक्विड टाइप होता है, कुछ लिम्फ के कुछ एग्जांपल, तो स्टेरॉइड इज अ टाइप ऑफ अ लिम्फ, ठीक है, हमारी बॉडी में जो स्टेरॉइड्स बनते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम अलग चलता है बॉडी से। सो ये आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में है ये, ओके। लिम्फ्स कहाँ बनते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, स्पिलिन के बारे में वहां बताया हुआ है, बोन मैरो में तो ब्लड बनता है, ठीक है। लिम्फ नोड से क्या बनता है, लिम्फ नोड से लिम्फ जो है वो रिलीज होता है बॉडी में। किडनी ट्यूब, कहां पर आपको ये चीजें मिलेगी, देखो किडनी ट्यूब में नहीं होता है। स्पिलिन, यहाँ पे तो आपके ब्लड बनता है, ठीक है। लिम्फेटिक नोड यहाँ नहीं बनता। स्पिलिन का एक बार ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 10th एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे होंगे, मैं वापस एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगा, क्योंकि स्पिलिन उसमें लिखा हुआ है, वहां पे लिम्फ्स बनते हैं, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम का क्वेश्चन था, दो 10th एनसीईआरटी का है, एक बार इसको मैं वेरीफाई कर लूंगा एक बार के लिए, ठीक है। दिया हुआ है शायद वहां पे, दिया हुआ है ना शुभम, हाँ। तो 10th एनसीईआरटी में है ये, एक बार उसको ना ढंग से पढ़ना, बाकी एक बार मैं वेरीफाई करके आपको डाल दूंगा। ये क्लाइमेट का क्वेश्चन है फिर से, ओके। क्लाइमेट का क्वेश्चन किससे मैच करना है आपको, मेडिटेरेनियन, वेस्ट कोस्ट, ड्राई क्लाइमेट, मॉइस्ट कॉन्टिनेंटल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। तो मेडिटेरेनियन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ड्राई इन समर, और जो सर्दियां होती है उसमें बारिश होती है, ठीक है। मैच कर लो कौन सा इसमें है, क्योंकि यही बोल रहा होगा। दिखता है टेम्परेचर साइकिल इज मॉडरेट बाय मरीन इन्फ्लुएंस, मींस इन्फ्लुएंस, मरीन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तो मेडिटेरेनियन सी पे भी होता है, आंख ओपन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, ठीक है। ड्राई मिड लैटिट्यूड, ये डेजर्ट की बात कर रहा है, ड्राई मींस डेजर्ट, ओके। सो पहले डेजर्ट वाला ढूंढ लेते हैं हम, ओके। वार्म समर्स, कोल्ड विंटर विद 3 मंथ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ये मेडिटेरेनियन तो नहीं है, तो अगर कहीं पे ए के साथ में सेकंड मैच किया हुआ है ना, तो उस ऑप्शन को काट दो, ठीक है। क्योंकि वहां पे कोल्ड इतनी कोल्ड विंटर नहीं होती है, माइल्ड विंटर्स होती है, और फ्रीजिंग नहीं होती है समर वहां पे, ठीक है। सो सेकंड के साथ में जिसमें दिया हुआ है वो काट दो आप, ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ड्राई की बात कर लेते हैं, सी वाले ऑप्शन को देखो, ड्राई मतलब सूखा पड़ रहा है कहीं पे। तो अब देखो टेम्परेचर रेंज इज मॉडरेट विद वार्म एंड हॉट समर एंड माइल्ड विंटर्स, चलो मेडिटेरेनियन का भी पता लग गया हमें, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ है, इन दोनों ऑप्शन में 50 पे आओ। ड्राई वाले का मतलब समर, सॉरी, टेम्परेचर साइकिल इज मॉडरेटेड बाय मरीन इन्फ्लुएंस, ये नहीं लग रहा मुझे। वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, तो ये सी का तो सेकंड नहीं होने वाला, सी का सेकंड किसी में है भी नहीं। स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल विद लार्ज एनुअल, वार्म समर टू हॉट एंड कोल्ड विंटर्स टू वेरी कोल्ड, ठीक है। ये हॉट समर्स जो है ना, ये डेजर्ट में देखने को मिलते हैं हमें। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट भी होता है, ठीक है। सर्दी में तो इतने ठंडे हो जाते हैं वो डेजर्ट की कोल्ड हो जाते हैं, और गर्मी में वहां इतनी गर्मी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल्स होती है वहां पे। सो सी का थर्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दिस वन। तो बी का क्या बचता है उस टाइम पे, फर्स्ट वाला बचता है। सो फर्स्ट वाले को पढ़ो आप, बी के साथ में अटैच करके, मरीन वेस्ट कोस्ट, टेम्परेचर साइकिल इज मॉडरेटेड बाय मरीन इन्फ्लुएंस, सिंपल। इसके मैच होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सो आपका ऑप्शन आपके पास में पता लग जाएगा, ओके। डी इज द आंसर। अब आपको यहाँ पे है ना पता है कि यह आंसर अगर आप टिक करके आओगे ना डी वाला, तो ये गलत नहीं होने वाला है आपका, सिंपल। तो इस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहां पर 100 लिखा, छोड़ो, आगे बढ़ो, सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी साथ में लिखी जाती है, और लास्ट में क्या करना, अपनी प्रोबेबिलिटी 100 वाली जो है उसको कैलकुलेट कर लेना, 80 वाली कैलकुलेट कर लेना, फिर 80 और 100 वाले कराना, 50-50 वाले छोड़ाना, कोई बात नहीं,
और जो नहीं आते हैं वो तो नहीं आता है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ इसमें भी आपके ना करते 50+ चले जाएंगे क्वेश्चंस राइट। सो इतना टेंशन मत लो, क्योंकि आपके लिए तो ये पेपर भी वैसा ही है जैसे कोई सीडीएस का पेपर दे रहे हो, है तो सीडीएस का ही पेपर, ठीक है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, ये भी 11th क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी। क्वेश्चन पढ़ो। वेदरिंग के टाइप दिए हुए हैं और इसने क्या पूछा है, लैंडफॉर्म प्रोसेसेस पूछी है, ठीक है। तो ये किस किस चीजों से क्या क्या बनता है ये पूछ रहा है, ये सिंपल बात है। स्टेलेक्टाइट्स स्टेलेग्माइट्स ये हमें पता है किससे बनता है, कार्स्ट स्ट्राटिग्राफी, जहाँ पे धीरे धीरे सॉल्ट नीचे जमीन में जाता है और फिर केव के ऊपर ऐसे खंबे से बन जाते हैं, वो स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट्स है। देखो वो केमिकल वेदरिंग के कारण बनता है। डिपोजिशन बाय ग्राउंड वाटर वाला नहीं, वो केमिकल वेदरिंग नहीं, वो डिपोजिशन बाय ग्राउंड वाटर से बनता है लैंडफॉर्म। तो एक का तो हमें पता लग गया कि डी का तो जो है वो फोर्थ है। अब नाउ एलिमिनेशन शुरू कर दो, जिसका डी में फोर्थ नहीं है उसे काट दो वहां पे, बाकी आप पढ़ना एक बार है ना। अब इसका आंसर आप ही दोगे। सो डी का जिसमें फोर्थ नहीं है वो काट दो, ए बचता है और बी बचता है। सो ए और बी में फर्स्ट वाले का तो सेकंड है, उसको मैच करके छोड़ देना, बी और सी में से डिसाइड करना है हमें, सिंपल बात इतनी है। तो बी और सी में पढ़ो आप, ठीक है। ग्लेशियल डिपॉजिट और ये मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या क्या बचे आपके पास में, आपके पास में ऑप्शंस में बचा था बी का या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ आप चेक करो बी का फर्स्ट या थर्ड में से, मैकेनिकल वेदरिंग, टिल या फिर प्लांट रूट्स। ग्लेशियल डिपॉजिट थर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, प्लांट रूट्स पे नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। ग्लेशियल डिपॉजिट प्लांट रूट पे नहीं होते हैं, सो सी का थर्ड तो नहीं होगा। ग्लेशियल डिपॉजिट जो है वो ग्लेशियर के नीचे दबाव से जो टुकड़े निकलते हैं उसे बोलते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट, प्लांट रूट से तो कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप थर्ड तो नहीं करके आओगे सी का, सिंपल सी बात है। सो आप थर्ड वाले ऑप्शन को काट दो, तो थर्ड जिसमें ये कट गया आपका, ये आपने पहले काट दिए थे। नाउ यू आर सर्कल्ड किस पे, ए के ऊपर। अब जो आपने ऑप्शंस मैच किए ना वो सारे एक बार मैच करके देख लेना, अगर आपको सेंस बना रहे हैं राइट 100, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर यही होने वाला है, और जब आप आंसर टिक करके घर पे जाओगे तो इसका आंसर यही होने वाला है, ओके। इसका आंसर जो है वो ए वाला होगा। मैकेनिकल वेदरिंग सॉरी ग्राउंड डिपोजिशन वाटर से तो ये बनता है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल वेदरिंग, ठीक है, हमें पता है। एक सेकेंड, मैकेनिकल ग्लेशियल डिपॉजिट टिल्स, ठीक है, और मैकेनिकल वेदरिंग दिस योर प्लांट रूट्स, और हमने पढ़ा है वैसे टिलाइट्स, वैसे उसे वो ये बोलते हैं TILITS ऐसे कुछ था, लिखा हुआ है वहां पे ग्लेशियल डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, शायद टिल्स ही बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपल था क्वेश्चन, कहाँ से था, एनसीईआरटी से था, 11th की एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ लैंडफॉर्म जो हमने पढ़े थे वो वाला चैप्टर है, सिंपल। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये आपका उससे है क्या बोलते हैं उसे, करंट अफेयर्स। If a ship has to go from Chennai to Kochi, it has to go around Sri Lanka rather than crossing the Palk Strait. Why? इसने क्वेश्चन ये पूछा कि कोई शिप है वो क्यों पास नहीं करता श्रीलंका और इंडिया जो है ना, ये श्रीलंका, ये यहाँ कुछ इंडिया, ये होता है पाल्क स्टेट, ठीक है, इसको पाल्क स्टेट बोलते हैं। तो अगर किसी को कोची से कहाँ जाना है, चेन्नई जाना है, ओके, तो उसको ऐसे पूरा घूम करके जाना पड़ता है, इसका कारण क्या है ये पूछ रहा है। इसके ऑप्शन पढ़ो, आपको कारण अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। पाल्क स्टेट हैज डिस्प्यूट आइलैंड एंड श्रीलंकन नेवी डज नॉट अलाउ द शिप टू क्रॉस थ्रू, ऐसा है क्या इंडिया और श्रीलंका के बीच? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, सिंपल। इट इज टू शैलो फॉर शिप्स टू क्रॉस, ये रीजन हो सकता है कि जो नीचे का लैंड है ना, ओशन फ्लोर जो है वो थोड़ा इतना ऊपर है कि वहां से शिप अगर पास हो तो वो अटक जाएगा। दिस मेक सेंस, ये तो नहीं कर रहा, सेंस नहीं बना रहा, दिस मेक सेंस। शिपिंग इज प्रोहिबिटेड थ्रू द स्टेट ड्यू टू द रिलीजियस सिग्निफिकेंस कनेक्टेड विद रामायण, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ है। दी around Sri Lanka route is actually shorter than the crossing the through the Park State, ऐसा थोड़ी है, इतना लंबा आप डिस्टेंस क्रॉस करके आ रहे हो उसके बाद में ये इंडिया है ये श्रीलंका है, एक तो आप यहाँ से जा सकते थे, एक आप ये पूरा घूम करके आ रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये था ना, इसमें क्यों नहीं है? तो मोस्ट जो सेंस बना रहा है वो ऑप्शन कौन सा बना रहा है, बी वाला। इसके लिए हमने कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है इस क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन जो है जनरल पढ़ करके करने वाला क्वेश्चन था,
हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, बट हमारे पास में एक आंसर है बी, और हमें पता है बाकी ऑप्शंस तो नहीं है, तो उस पर आप 100 लिख करके आगे बढ़ जाओ। इसका आंसर जो है वो बी है। वहां का पानी थोड़ा शैलो, हमें पता है ना, वहां पे एक वो भी बन रहा है, जैसे हम बोलते हैं राम सेतु, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ दिखता है वहां पे नीचे जमीन पे, श्रीलंका से वहां तक। आया समझ में आपको? तो आप ना क्वेश्चन कर रहे हो, वो क्वेश्चन भी कर रहे हो जो आप क्वेश्चन शायद छोड़ करके आ जाते, या फिर ऐसे नहीं करके आते। तो दिमाग लगाओ, डोंट वरी, कुछ मैं ये कह रहा हूँ 50% क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं ठीक है, एग्जाम के अंदर जो ऑप्शंस पढ़ के आपको समझ में आने लगेगा। एलिमिनेट करो, पॉसिबिलिटी लिखो इसके 100%, या फिर उसको जो भी है ठीक या फिर रॉन्ग होने की, एंड जो आपने पढ़ा है और डायरेक्ट आ गया वो तो आपके लिए 100% वाला गिफ्ट है, वो तो आपके लिए है ही, आपको पता ही है, बाकी सब गिफ्ट है आपके लिए। ये क्वेश्चन देखो, पेनिसिलिन जो है हमने पढ़ा है, बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर सेल वॉल होती है, सेल वॉल को पेनिसिलिन जो है ब्लॉक कर देती है, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर तो हमें पहले से पता है, इसका आंसर तो ए है, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस पे आप 100% लिख के आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट। अब ये आप देख रहे हो कि हम सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, हम कुछ स्किप नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन स्किप किए होंगे अभी तक, ठीक है, यही होने वाला है आपके साथ में एग्जाम। अब ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कनेक्टेड बाय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज कनेक्टेड बाय इंडियन रेलवे। अब यार ये तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, हमें नहीं पता कि कौन सा कनेक्टेड है कौन सा नहीं है, हम यहाँ पे गैस वर्क करेंगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिंपल, तो एक बार फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगरतला, कोहिमा, एजवाल, ये वो नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं, देयर इज नो हार्म इन लीविंग क्वेश्चन, गलत करने से अच्छा मत करो, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट एंटीबायोटिक ट्रिगर बैक्टीरियल पैरासाइट्स इन्फेक्टिंग विथ वेरियस फैक्टर ऑफ ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म सच एज। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के किसके ऊपर अटैक करती है? हमने अभी एक तो क्वेश्चन किया कि सेल वॉल पे करती है, सो इसी में इसने बोल दिया एक तो सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है, एंटीबैक्टीरिया, ठीक है। सो ये तो हमें पता है, सिंपल। सो अब आप ऑप्शन जो है ना एलिमिनेट करना शुरू करो नीचे, ठीक है, आपके पास में आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो एक ऑप्शन तो कट जाता है, कौन सा वाला? सेकंड, ये वाला, सी वाला, इसमें फर्स्ट है ही नहीं जो मेन था। आगे पढ़ो, मेटा सॉरी माइक्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन, एक जब हमने पढ़ा था ना वो बैक्टीरिया वाला चैप्टर, और वो पेनिसिलिन किस तरह से काम करती है, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी जो है ना उसको जो ये एंटीबायोटिक हार्म क्यों नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी में ना सेल वॉल नहीं होती, हमारे बॉडी में एनिमल सेल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो एंटीबायोटिक्स है ना वो सेल वॉल को ट्रिगर करती है, ठीक है। अगर वो सेल वॉल के अलावा किसी और चीज को अगर ट्रिगर करती, जैसे हमारी सेल है ना उसमें भी एक माइक्रोकॉन्ड्रिया है, बैक्टीरियल सेल में भी एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। सो उस केस में ना हमें भी वो हार्मफुल, हमें भी हार्म करेगी ऐसी चीज जो बैक्टीरिया और आप में कॉमन है, और एंटीबायोटिक अगर उस पे अटैक कर रही है ना तो आपकी बॉडी में भी वो सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो माइक एक वाला तो आपका कैंसिल हो गया था, बचता क्या है? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, स्पेसिफिकली इसने बोला बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को, तो ये सही हो सकता है, ठीक है, सेकंड वाले के होने के चांसेस है। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमारी बॉडी में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर वो डैमेज करना शुरू कर देगी ना तो हम भी मरना शुरू हो जाएंगे, एंटीबायोटिक भी करके हमारे लिए पॉइजन हो जाएगा वो, सिंपल। हमारी बॉडी में भी माइक्रोकॉन्ड्रिया है। सो थर्ड और फोर्थ तो नहीं, ऑप्शन नहीं बनता है, थर्ड और फोर्थ जिसमें भी ये काट दो, एक ऑप्शन आपके पास बच जाएगा डी वाला, सिंपल एज दैट। अब आपका डी वाला ऑप्शन इज राइट, इस पे 100 लिखो, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी है, आप जितने भी रिजल्ट पे कंक्लूजन पे रीच कर सकते हो, रीच करने के बाद में लिखो और आगे बढ़ जाओ। 18वें क्वेश्चन का आंसर वैसे डी है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके रीजन का, क्लास 11th एनसीईआरटी इंडिया फिजियोग्राफी, उसमें आपको सब दिया हुआ है, सौराष्ट्र प्लेन, राहर प्लेन, भागलखंड, बुंदेलखंड, मैप बना हुआ है साइड में, उसमें दिया हुआ है। मुझे तो पता है चीजें इसमें कहाँ पे क्या है, आप सिर्फ गैस आप इसमें क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं भागलखंड से। भागलखंड और बुंदेलखंड ये इलाके जो है ये आपको कहाँ लग रहे हैं, इनमें से एक बार पढ़ो ऑप्शन, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, सॉरी केरला, गुजरात, आपको भागलखंड कहाँ लग रहा है?
भागलखंड इज एमपी, ठीक है, आपको लगा एक बार का कि एमपी है, तो मैच करो और छोड़ दो, फर्स्ट ए का जो है उसे काट दो, बाकी को काट दो, 50-50 पे पहुंच चुके हो। नेक्स्ट कुतनाड, ये तो यार तमिल नाम लग रहा है मुझे, उसी साइड का लग रहा है, पढ़ते ही नाम, नाम पढ़ते ही मुझे ना दिमाग में एक ही चीज है, कर्नाटका, केरला, फिर भी मान लेते हैं नहीं पता मुझे, ठीक है छोड़ दो, वैसे इसका केरला होगा मेरे हिसाब से। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र लिखा हुआ है, सौराष्ट्र को हम मूवी बोलते हैं कातीवाड़ प्लेट्यू, कातीवाड़ रीजन गुजरात, सिंपल, चलो नहीं पता था छोड़ दिया। राहर प्लेन, राहर इज इन योर बंगाल। सो आप ना एलिमिनेट कर करके ना चीजों पे रीच कर सकते हो, एक ऑप्शन से तो आपने आधा 50-50 पहुंच गए थे, कुतरनाट से आपने थर्ड को ज्वाइन किया, यू आर ऑन योर राइट ऑप्शन बी का थर्ड, तो ए वाला ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आगे वालों को मैच करो, सौराष्ट्र गुजरात, ठीक है, सो सी वाला फोर्थ होना चाहिए, हाँ इसमें सी फोर्थ भी है। राहर प्लेट योर वेस्ट बंगाल, 100% आंसर आपके पास में, ठीक है, कि इसका ए होगा, सिंपल। सो अब आप देखो, अब ये हो सकता है मैं अगर आपसे ऐसे पूछता कि एक कुतनाड़ कहाँ पर है ठीक है, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते, तो वही मैं कह रहा हूँ, आपके पास में आंसर है पेपर में, आपको सिर्फ पहचानना है। सो ये स्किल जो पहचानने वाली है ना, ये इट इज ऑल ऑन योर इंस्टिंक्ट्स, और उस इंस्टिंक्ट्स को पॉलिश करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये सारा पढ़ा वो सब चीजें अलग है, पेपर एग्जाम में ऐसे होगा, आपके साथ में यही होने वाला है लास्ट में एग्जाम में, चीजें जो है ना वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, अभी तो पूछ रहा है, कुछ पेपर तो ऐसे आ रहे हैं ना लास्ट के कि आंसर डायरेक्ट आ रहे हैं, कोई घुमा ही नहीं रहा वो क्वेश्चन को, पर ये हमारे कुछ पुराने पैटर्न थे जब घुमाया करता था वो, फिर भी ये भी हो जाते थे। सो मुश्किल करोगे आसान तो हो ही जाएगा। आया आंसर, 100 लिखा, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट देखो आप, पोलैंड सीमेंट की बात कर रहा है, ये 10th एनसीईआरटी में है पोलैंड सीमेंट का, ओके। पोलैंड सीमेंट का उसमें मैं, और जो आपके नोट्स है ना उसमें मैंने लिखा है कि उसमें जिप्सम ऐड किया जाता है पोलैंड सीमेंट में, क्यों, ताकि उसकी सेटलिंग धीरे हो, सिंपल। सो इसमें कुछ स्टेटमेंट आपके पास में होंगे, कुछ नहीं होंगे, डिसाइड कर लेना, हर एक क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पता लग गया आपको करना क्या है, कितना आता है कितना नहीं आता है डज नॉट मैटर, जो आप एग्जाम दे रहे हो आपने पढ़ लिया, जो पढ़ लिया भूल जाओ, पढ़ करके एग्जाम में जब बैठो ना, दिमाग को खुला रखना कि मैं सारे क्वेश्चन कर, मैं क्वेश्चन करने आया हूँ यहाँ पे, मैं किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर या फिर एक सब्जेक्ट के नहीं करने आया हूँ। आपको एक वेपन दे दिया है, इजीली प्रोबेबिलिटी निकालो, अपने आप को जज करो, क्वेश्चन को जज करो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली क्लियर होगा। जैसे ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, इसे छोड़ो। रेड फॉस्फोरस का क्वेश्चन था कि रेड फॉस्फोरस को आप जो मैच स्टिक्स में क्यों यूज करते हो। अब इसके ऑप्शंस पढ़ो एक बार, इट शोज phosphorescence at ordinary temperature, it is less reactive than the other variant of phosphorus, it cannot be converted to white phosphorus on heating, it does not react with halogen on heating। इन ऑप्शंस में से कुछ एक है, फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। सो इसमें जो मोर सेंस बना रहा है ना, वो ये वाला बना रहा है, पता है। एक तो आपका Na सोडियम और एक फास्फोरस, इन दोनों मेटल को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, उसका एक कारण क्या है कि ये जल्दी से ना रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं हेलोजन, एक एयर वाटर इन सब चीजों के साथ में, और बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से रिएक्ट करते हैं, आग लग जाती है, तो वो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है उसको यहाँ लिंक कर दो। इट शोज फ्लोरोसेंस, हो सकता है पता नहीं, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज लेस रिएक्टिव देन अदर वेरिएंट ऑफ फास्फोरस, ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तभी तो यूज कर रहे हैं, क्योंकि फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली बी है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा, पर मेरे को ये बी वाला पता है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है फास्फोरस और जो Na है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कुछ ऑप्शन से भी हो जाएंगे। ये लेक्स के क्वेश्चन है, सोमेंगो लेक, डल लेक और हिम्मत सागर, ऑप्शन से एलिमिनेट करते रहो। हमें ये पता है कि डल लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर, वो फ्रेश वाटर लेक है, और वो जो है रेजिडियल आर्टिफिशियली नहीं बनाई हुई। वुलर लेक जो है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है, वो भी जम्मू कश्मीर में, और लिखा हुआ है आपके एक्स्ट्रा में, ठीक है। सो एक का तो मुझे पता लग गया डल लेक है। सो लेक ये लद्दाख में होगी, सो मरान, पेंगोंग, सो, ये टी से स्टार्ट होने वाली जितनी भी लेक्स है सारी हमारी लद्दाख में, ग्लेशियर वाले रीजन में।
सो ये थर्ड वाले को मैं कनेक्ट करता डी से, सिंपल। सो अब आपके ना ऑप्शंस एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड सी का आप जो है फर्स्ट करना और डी का थर्ड करना, और आप ऑप्शन चेक करो कितना होता है आपके पास में। सो डी का थर्ड, डी का थर्ड तो इन दो में है, बाकी में तो नहीं है, सिंपल। और सी का फर्स्ट वो भी हमने देखा, वो इसमें है। ये लो आपके पास में ऑप्शन है। अब आपको नहीं फर्क पड़ता कि बाकी जो है वो ठीक है या नहीं है, आपको पता है नहीं पता है, इट इज नॉट मैटर। जो आपको पता था आपने मैच किया, एलिमिनेट किया प्रोबेबिलिटी, और ये 100%, अब आपको ये भी पता है 100% राइट है, उसको 100% प्रोबेबिलिटी लिखो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैच करना है किसने कौन सी थ्योरी दी थी। वैसे आपके नोट्स में दे रखी है, मैंने पढ़ लेना, नहीं है तो एक बार इसके ऑप्शंस पढ़ लो, ठीक है। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हमें पता है, और ये क्वेश्चन बाद में रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी ये पूछा गया हमसे। लेवेजियर ने कौन सा दिया था, गैल्यूसेक ने कौन सी लॉ दी थी, ये सारी जो है 10th एनसीईआरटी में आपके मार्क्ड है, सिंपली मार्क्ड है, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, एक बार इसके ऑप्शंस पढ़ो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लेवेजियर ने दी थी मेरे हिसाब से। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दी थी, इसमें मैं भी यार कंफ्यूज हो गया। एक बार मेरे को भी टेंडेंसी, क्योंकि मैंने भी साइंस नहीं की है, वापस से रिवाइज करनी पड़ेगी, पर ये 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके वहां पे लिखा हुआ है किसने कौन सी थ्योरी दी है, डाल्टन ने कौन सी दी थी, ये लेवेजियर ने कौन सी दी थी। बाकी आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए थे ना मैंने साइंस के, उसमें भी लिखी हुई है, तो एक बार पढ़ लेना, ये पढ़ा, ये आपके सिलेबस से क्वेश्चन है, ठीक है, ये कहीं बाहर से नहीं। ये क्वेश्चन है चार मैदान धूप, ये कौन से रीजन में मिलती है हमें। तराई रीजन तो हमें पता है, भागर, तराई, एल्यूवियल रीजन, ये सारे रीजन तो हमें पता है। मैदान का भी पता है, मैदान कर्नाटका में होते हैं, ठीक है, कर्नाटका के मैदान फेमस है। बाकी इनमें से आपको मैच करना है, मिक्स मैच, वही क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस पॉल्यूटेंट, ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साफ साफ आपके नोट्स में कि सल्फर की ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वो गैस पॉल्यूटेंट है। स्मोक जो आपके डीजल इंजन से निकलती है वो भी गैस पॉल्यूटेंट है क्या, नहीं है, ये पूछ रहा है। सिंपली हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन होता है वो लिक्विड वाटर वेपर्स, ठीक है, जो आपके इंजन से निकलते हैं। अगर आपके इंजन में फ्यूल जो है ना वो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता ना, तो वो हाइड्रोकार्बन छोटे छोटे बाहर निकलते हैं, वो गैस पॉल्यूटेंट नहीं है, वो लिक्विड पॉल्यूटेंट है, एक तरह से वेपर पॉल्यूटेंट बोल सकते हो आप उसे, ठीक है। गैस और वेपर में फर्क होता है, पॉल्यूटेंट तो ये भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन आर आल्सो पॉल्यूटेंट। पर आपको पता है बाकी के ऑप्शंस क्या है। ये क्वेश्चन देखो, स्टील मिल, ये बोल जाओ कि ये पूछ क्या रहा है, आप तो सिर्फ है ना, आपने क्वेश्चन देखा, आपको सिर्फ मैच करना है। विजयनगर आपको पता है कहाँ हो सकता है, ठीक है, विजयनगर एम्पायर अगर हिस्ट्री में किसी ने पढ़ा है तो वो आपको पता है कर्नाटका में है विजयनगर, ठीक है। दुर्गापुरा रीजन हमें पता है कहाँ है, वेस्ट बंगाल, बहुत फेमस है, ठीक है। अब आपके पास में दो तो आ चुके हैं। और सेलम इज अ डैम, सेलम डैम है तमिलनाडु में, सिंपल। अब आप जो है ना चीजों को एलिमिनेट करना शुरू कर रहे हो, आपको नहीं पता कि स्टील मिल कहाँ पे थी कहाँ नहीं थी, ठीक है। और लेकिन एनसीईआरटी में ये सारे नाम दिए हुए, ठीक है। सेलम डैम कहाँ पर है, वो डैम वाला एक चैप्टर है ना, उसमें डैम दिए हुए सारे, पढ़ लेना डैम। गांधी सागर कहाँ पर है, राय हिंद डैम कहाँ पर है, ये एक्स्ट्रा है ज्योग्राफी के, एनसीईआरटी में, 10th एनसीईआरटी। चलो ये नहीं पता मुझे, पर ये तो दुर्गापुरा रीजन तो मुझे पता है, ये तो वेस्ट बंगाल में। सो एलिमिनेट कर करके अब आपके पास में इसका आंसर कंफर्म है, डोंट वरी, ठीक है, इसमें मैच करना है और कुछ नहीं करना। ये स्टेटमेंट देखो, ये आपके 11th केमिस्ट्री से है, ठीक है, नोट्स है आपके पास में, उसमें दिया हुआ है। वाटर हार्ड कौन सा वाटर होता है, सॉफ्ट कौन सा वाटर होता है, दोनों मेंशन किए थे मैंने उसमें, ठीक है। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग की बात कर रहा है ये आपका पानी है, ये इस पे प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, और ये है आपका जो वाटर है वो कुछ टाइम गर्म होने के बाद में वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो भाप बन के उड़ जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है ना, तो उस केस में लिमिटेड भाप बनती है, बॉयल होता है वाटर, सिंपल।
और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होता है, वाटर है ना एवोपरेट होगा ही नहीं। ठीक है, सो आपको तो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं इस पे, ठीक है, तो आप तो सिर्फ नॉट करेक्ट पे ध्यान दो। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यस। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस दिस, ये भी हमें पता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, ये मैंने आपको है ना एनसीईआरटी जो नोट्स ना आपके केमिस्ट्री के, उसमें लिखा हुआ है और हाईलाइट उसमें स्टार भी बनाया हुआ है, ठीक है। वाटर जो है ना वो ज्यादा डेंस होता है आइस से, रिमेंबर दिस। तो ये क्वेश्चन जो है ये 11th एनसीईआरटी से आपके, और आपके जो नोट्स है उसमें है, देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिला है तो एक बार और वापस रीड लगाना उसे, सिंपल। हाँ, इसीलिए तो वो फ्लोट करता है। एक चीज याद रखना, पानी या फिर किसी भी लिक्विड पे कोई भी चीज तभी तैरेगी जब उसकी डेंसिटी ना वाटर की डेंसिटी से कम हो, सिंपल। आइस पानी पे तैरती है, इसलिए तैरती है क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से की डेंसिटी से कम है। अगर आप इस पानी में नमक मिला दोगे ना तो इसकी डेंसिटी और इंक्रीज हो जाती है। इस कारण से ये जो रेड सी है, डेड सी, ये जो इलाके हैं ना, इनके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तो जब आप इसमें तैरते हो ना आप तो कभी डूबोगे नहीं। तो ये क्वेश्चन इजी था, आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट में नहीं पता तो डी वाले से पता लग जाता। ये आज ही मैं ये आपको भेज दिया मैंने। ये 10th 11th एनसीईआरटी साइक्लोन चैप्टर, कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है, कहाँ पे हाँ नहीं करता हुआ डेट सी में नहीं करती। सो कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, नोट्स उठाओ, जो कल नोट्स भेजे थे वो उठाओ, उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लो प्रेशर एरिया मीन साइक्लोन, और हाई प्रेशर एरिया मीन एंटी साइक्लोन या फिर टेम्परेट साइक्लोन, सिंपल। कल नोट्स में भी डाल दिया था ये मैंने। जो साइक्लोन होता है ना, हमारी अर्थ के दो पार्ट हैं, एक तो नॉर्थ एक साउथ। जो साइक्लोन है ना वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कोरियोलिस फोर्स लिखा हुआ है वहां पे, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है ना वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। कल के नोट्स में भी मेंशन्ड है, स्पेशली मेंशन किया था मैंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उससे आया। और एंटी साइक्लोन जो होता है ना, वो टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं उन्हें हम। तो उसकी साइक्लोन, उसकी डायरेक्शन ऐसी कुछ होती है, क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायमंड, each carbon is linked to four other carbon, three-dimensional network structure of carbon is atom is formed, it is used as an abrasive for sharpening of hard tools, it can be used as lubricant। आगे क्वेश्चन अपने आप बता दिया उसने, आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका आप बताओ। ट्रू नॉट ट्रू पूछ रहा था वो, पढ़ा है हमने। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट, आपके नोट्स में भी मेंशन है, ओके। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट क्योंकि उसकी लेयर जो है स्लाइड करती है एक दूसरे पे, डायमंड की नहीं करती है। डायमंड जो है ना अगर उसको ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज कर लिया ना तो पूरा इंजन घिस जाएगा, सिंपल। तो ये ऑप्शन अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे जैसे आप बीच में आओगे ना, पेपर के बीच में आओगे, क्वेश्चंस इजी होना शुरू हो जाते हैं। अब स्टार्टिंग देखो उसने कैसे की थी, हाँ उसने स्टार्टिंग कैसे की थी पेपर ने। स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े हार्ड से थे, कॉम्प्लेक्स थे। जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है ना उसमें भी वो चाहता था कि आप देख करके आगे डीमोटिवेट हो जाओ, क्योंकि आप एक बार डीमोटिवेट होना शुरू होते हो आप गलतियां करना शुरू करते हो, सिंपल। आगे के ये जो इजी क्वेश्चंस है ना शायद आप ये भी गलत कर दो, पर कोई बात नहीं, हम प्रोबेबिलिटी लिख के चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें पता है 100% राइट होने वाला है अगर हम इसको टिक करके आते हैं। कौन सा सही है, 29th में, वेट करो मैं देखता हूँ। सर्कुलेशन वाले में देख लो ना यार कौन सा पूछ रहा है। साइक्लोन पूछा था इसने और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछा था। सो साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। सो क्या काउंटर क्लॉकवाइज एंड अवे फ्रॉम द सेंटर, क्लॉकवाइज एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। सो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज वाला तो काट दो। टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर पूछ रहा है ये। सो लो प्रेशर एरिया होता है बीच में, ठीक है। और इसने क्या पूछा है, सर्कुलेशन जो होता है ना वो ऐसा होता है कि हवा जो है ना नीचे से मॉइस्चर आता है और बाहर की तरफ जाना शुरू करता है। तो सर्कुलेशन मेरे हिसाब से बाहर जाता है, अवे फ्रॉम द सेंटर जाता है। सो बी सॉरी
अवे फ्रॉम द सेंटर काउंटर क्लॉकवाइज, ए होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ए वाला होगा इसका आंसर, सी इज राइट। वो तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी उठाओ और साइक्लोन चैप्टर उठाओ, 11th एनसीईआरटी और एयर सर्कुलेशन नाम से चैप्टर है, उसमें ये सब दिया हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ओके, बीच में इजी क्वेश्चन है हमारे। ये देखो एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ रहा है, तो एटमॉस्फेयर कैसा होता है हमें पता है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर जाओगे तो 120 किलोमीटर तक आपको जो है ना वेपर देखने को मिल जाता है, ऑक्सीजन देखने को मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलती है 90 किलोमीटर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिमिट्स है। तो मतलब धीरे धीरे जो है ना गैसेस ऊपर जैसे जैसे जाओगे ना तो गैसेस मिलना कम हो जाती है, तो जो पास में एरिया है वो थिक होगा, ऑटोमेटिक बात है, जो बाद की बात है वो थिक नहीं होगा। और ये तो है नहीं कि एक जगह जाकर के एकदम से खत्म हो रहा है एटमॉस्फेयर। तो अब क्वेश्चन देखो, एटमॉस्फेयर हैज अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन्स until it becomes imperceptible. Atmosphere has no definite upper limit. There is an upper limit. 120 किलोमीटर के बाद में आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हर एक गैस की एक अपर लिमिट होती है, हीलियम की भी होती है, ओके। सो एक अपर लिमिट तो है, बट ग्रेजुअली थिन्स अंटिल इट बिकम्स, तो ए वाला राइट होने के चांसेस, बाकी तो ऑप्शन में ही नहीं है, बाकी इसने थिक बोला है ना इसलिए। लिमिट थिकन्स तो नहीं होता, ठीक है। थिक एटमॉस्फेयर हमको पास में मिलता है अर्थ के, जैसे जैसे ऊपर जाओगे लाइट होता जाएगा। सो ए अभी में से, रुको मैं भी इसमें कंफ्यूजन हो गया यार। एटमॉस्फेयर हैज डेफिनेट अपर लिमिट्स, हैज नो अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन्स इट बिकम्स, बी वाला ऑप्शन है इसका, ए वाला नहीं हो सकता। बताऊं क्यों? इसलिए क्योंकि हमने देखा था ना जब हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की, पोल पे ना एटमॉस्फेयर जो है ना, ट्रोपोस्फेयर, वो लिमिट करता है 8 किलोमीटर पे, और इक्वेटर पे वही ट्रोपोस्फेयर आपको 18 किलोमीटर मिल जाता है, ठीक है। तो वो वेरी कर रहा है, डेफिनेट नहीं है, आपको मिल जाती है गैसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर एक टाइम के बाद में एंड हो जाएगा, शायद गैसेस आपको उससे ऊपर भी कुछ मिल जाए, कुछ कुछ मिल जाए, ठीक है। सो अपर लिमिट ऐसे कुछ सेट नहीं है, फिक्स नहीं है। सो इस कारण से इसका बी होगा। तो ये यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन जो है थोड़ी छोटी चीजों के लिए आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो? सो यहाँ पर ना ढंग से बैठना है, और कुछ नहीं। और ये सब आपने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हो कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ये देखो, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ये क्वेश्चन बाद में जाकर के रिपीट भी हुआ है। एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? ऑप्शंस पढ़ो। रदरफोर्ड, हमें पता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस ढूंढा था। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन ढूंढा था। नील बोहर, नील बोहर वो था जिसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूमता है, और जब तक वो उस स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तब तक ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा, ना वो एनर्जी रिलीज करके एटम से मतलब उसमें भिड़ेगा बीच में। ये नील बोहर की हाइपोथेसिस थी। बचता कौन है? जॉन डाल्टन, शेल वाला, हाँ। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये बीच में जैसे जैसे आओगे ना इजी क्वेश्चन आने लग जाएंगे, इन पे 100% लिखो, आगे बढ़ो। पूरा पेपर करवा रहे हो तुम तो मुझसे। चलो आगे देखते हैं। Which one of the following statement about the dystrophism is correct? डिस्ट्रॉफिज्म क्या होता है? एनसीईआरटी चैप्टर, वो एनसीईआरटी कौन सी, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, और चैप्टर आपका वेदरिंग वाला जो प्रोसेसेस वाला है ना, उसमें डायपोटिस पढ़ाया भी था मैंने आपको, ठीक है। डिस्ट्रॉफिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ, जो आपके लैंड बिल्डिंग प्रोसेसेस होती है इनको बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड फोर्स may be both slow and sudden, they passes for a short period of time। तो ये है ना आंसर, मैं आपको दिखाई देता हूँ कहां पर है। 12th एनसीईआरटी, तो सॉरी 11th एनसीईआरटी चैप्टर रेडिएशन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस नाम से है। इसमें है आपके प्रोसेस, ये रहा, हाईलाइटेड नोट्स में भी भेजा हुआ है तो देख लेना, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर endogenic geomorphic processes, they have already been discussed in brief in preceding unit। weathering, तो volcanism हो गया,
ये आपकी इंटरनल प्रोसेसेस होती है, ठीक है। एंडोजेनिक, हाँ एंडोजेनिक में था, तो ये वाला आंसर है इसका। ओके, फोर्सेस मे बी स्लो एंड ग्रेजुअल पीरियड अननोटिस, पर एकदम से फटता है, जैसे लावा जो होता है, वॉल्केनो जो होता है, वो एकदम से फटता है, काफी टाइम तक शांत रहता है, ठीक है। सो पासेस अननोटिस, सो एक्सपेक्ट। अब ऑप्शंस पढ़ना, तो ये है तो एनसीईआरटी से, 11th एनसीईआरटी चैप्टर भी आपको बता दिया, पढ़ लेना ये क्वेश्चन, ये आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। आगे देखो है, बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब आपके साइंस के क्वेश्चन में लगे, ठीक है। अलोन इन वैक्यूम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स द कांस्टेंट। एक बॉडी है, जैसे ये फ्री फॉल, फ्री फॉल का क्वेश्चन है, कि मैं गिर रहा हूं और रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो क्या चीज है कांस्टेंट रहेगी। पहली बात तो मेरे पे जो जी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट है। एक मेरा मास कांस्टेंट है। अब इसने क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, ठीक है, हाइट पे डिपेंड करती है, हमने पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये मेरी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी तो हर मिनट पे चेंज हो रही है, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम, इस मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, एम वी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल तो कोई एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट, तो मेरा लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सॉरी, इनमें से क्या कांस्टेंट रहेगा, ये तो नहीं रहेगा क्योंकि एच पे डिपेंड करता है। ये जो है मास, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। सो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है मेरी, एक सेकेंड, इसमें क्या हो गया, अगर अलोन तो ग्रेविटी तो लग रही है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहेगी दोनों में। बचता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मास एम वी एच, सॉरी एम जी एच, ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी हमारी। हाँ, तो यही होगी फिर हमारी जो कांस्टेंट रहेगी ना, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि बाकी सब तो यार वी पे डिपेंड कर रहा है। जो भी वी पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। आप एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेशन क्या होता है, वी अपॉन टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो अगर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है, क्योंकि जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट रखना है तो टाइम तो बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ेगा, तो अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी को भी चेंज होता रहना पड़ेगा, तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है। सिंपल समझना है तो ये है कि अगर आप एक्सेलरेटर को खींच करके रखोगे ना, तो आपकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। उसको छोड़ोगे तब स्पीड जो है कम होना शुरू होगी, एज इतना सा है, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन इजी। एक्सरेस क्या है हमें पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको पढ़ा दी थी एक्स्ट्रा में, क्या होती है अब ये देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंपोनेंट होता है, तो दोनों से इन्फ्लुएंस होगी। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बट बाय नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड बाय बोथ, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय। तो आंसर क्या है इसका, इसका सी होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों कंपोनेंट होते हैं, पढ़े थे हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वाला भी होता है, तो अगर उसमें दोनों कंपोनेंट है तो वो इन्फ्लुएंस होती है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंटेन मोस्टली सिलिका, सिलिका सैंड, ठीक है। चैप्टर बता देता हूँ, चैप्टर ज्योग्राफी, चैप्टर आपका मिनरल्स, ठीक है, उसमें दिया हुआ है क्वार्टजाइट, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ भी है कि क्वार्टजाइट जो है उसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, दिखाओ, रुको, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्वार्टजाइट, ये रहा, इसमें लाइन पढ़ना, सेकंड वाली, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। सो जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ना, ठीक है, जो भी आपने सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, ये ज्योग्राफी से। फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट, कह रहा हूं ना, जैसे जैसे बीच में हो गए ना क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। नॉर्मल आई की फोकल लेंथ क्या है, हमने पढ़ा है ये तो, ठीक है। मायोपिया प्रेस बायोपिया जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि फोकल लेंथ ऑफ योर आई लेंसेज क्या होती है, ए 25 सेंटीमीटर इज योर फोकल लेंथ। उससे आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उस पर क्लियरली फोकस नहीं कर पाओगे। इजी, 2.5 नहीं होती,
25 होती है, 25 सेंटीमीटर। अगला देखो, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन, कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट लिखा हुआ है ऐसे कैसे, जो पैराग्राफ दिया है ना इसने एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कोल्ड फ्रंट मूव स्लोअर रेट देन द वार्म फ्रंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ टेम्परेचर? इनमें से क्या चीज जो है वो सेम रहेगी फॉर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर? तो ये आइडियल गैस वाला मैंने आपको दिया हुआ है वैसे तो उसमें लिखा हुआ है नोट्स में, आपके देख लेना एक बार। क्या चीज सेम रहती है एक सेम टेम्परेचर पे सारी गैसेस के लिए? काइनेटिक एनर्जी, मास, स्पीड, मोमेंटम। देखो ये मास, स्पीड, मोमेंटम ये सब तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मास नहीं करता। इसमें मास जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट है आप अगर करोगे तो, ठीक है। सॉरी मास तो नहीं, ये तो फिजिक्स का नहीं है क्वेश्चन, तो उसका है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर? इसमें मास नहीं होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी। लिखा हुआ है, नोट्स पढ़ लेना, 11th के नोट्स दिए हुए हैं ना आपको एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के, उसमें लिखा हुआ है ये। आइडियल गैसेस या फिर नॉर्मल गैसेस जो होती है उसमें हम ये लेते हैं कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है ना एक गिवन टेम्परेचर में सबकी सेम है। काइनेटिक एनर्जी इज योर आंसर, नोट्स में है, पढ़ो उसे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड। आप देख रहे हो बीच में आंसर कितने मतलब सिंपल सिंपल से हो चुके हैं क्वेश्चन। इट इज अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गुड। ये देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर एन ऑब्जेक्ट। न्यूटन की थर्ड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ नहीं, ये तो सारे पूछ रहा है, किसके ऊपर लागू नहीं होती है न्यूटन की लॉ? एट रेस्ट, फर्स्ट वाली लॉ क्या कहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट पे ही रहेगी, जब तक आप उसे बाहर से ला करके फोर्स नहीं अप्लाई करो। सेकंड क्या कहती है, लॉ ऑफ मोमेंटम, हर एक बॉडी जो है उसके ऊपर उसके साथ में एक एसोसिएटेड मोमेंटम होता है, वो कंजर्व्ड होता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। थर्ड बोलती है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़ो इसे। एट रेस्ट, मूविंग स्लोली, मूविंग विथ हाई वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो न्यूटन की जो लॉ है ना वो यहाँ फेल होती है, ठीक है। जब भी कोई चीज वेलोसिटी ऑफ लाइट को तोड़ करके निकल जाए ना, उस केस में फिर न्यूटन्स लॉ नहीं लगती है। ये एक एक्सप्रेशन था मैंने जो उसमें पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम पे, जब मेरे पास फिजिक्स थी ना तब पढ़ा था हमने कि जो हमारा स्पेस, हमारी जो वर्ल्ड है ना उसकी 4 डायमेंशन है, 3 नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशन तो एक्स वाई जेड तो हमें पता है, स्पेस की डायमेंशन एक डायमेंशन और होती है जिसे हम बोलते हैं टाइम एक्सेस। 4th डायमेंशन ऑफ वर्ल्ड इज योर टाइम एक्सेस। ये सब चीजें बाद में पढ़ाई जाती है, बिना खुद ही पढ़ी थी है बाकी। तो उस टाइम पे उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज जाएगा ना तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। मींस इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, जब तक वो लाइट की स्पीड को क्रॉस नहीं करती ना तब तक तो ठीक है, जैसे वो क्रॉस करेगी ना तो उस चीज का जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ये इस कारण से आप जो है लाइट की स्पीड से तेज नहीं जा सकते, लिमिटेशन। वैसे ही पढ़ते ही समझ में आ जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वालिटी? ये यार ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा सबसे ज्यादा मिलता है, और मैंने इसको नोट्स में भी मेंशन कर दिया तो देख लेना, किया था मैंने ये। डी इज योर ऑप्शन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। बीच में जैसे जैसे आओगे ना क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेट ऑफ एन बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट, ठीक है। ये वाला देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमारे लिए तो ये पेपर वैसा ही है कि हम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कर पा रहे हो ना तो बी कॉन्फिडेंट, आप कर लोगे एग्जाम में भी पेपर कर लोगे। जो तरीका मैंने बताया ना बस उस पर स्टिक रखना। ये देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट, ये तो ठीक है यार। मास ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ, ऑन द मून एंड इन एम्प्टी स्पेस इज सेम। मास तो सेम रहता है यार, मास में चेंज कोई नहीं आता। सेकंड, वेटलेसनेस ऑफ अ बॉडी occurs when gravitational force acting on it are counterbalanced। हाँ ये भी ठीक है। weight and mass of a body are equal at a sea level on the surface of the earth। नहीं, mass is different, weight is different। mass is a quantity m, और weight क्या होता है आपका, weight होता है m into g। जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, weight is a force,
आपकी बॉडी जो है ना वो धरती पे फोर्स लगा रही है। वो फोर्स किस लिए लगा रही है? एक तो अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण, अर्थ आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एम इंटू जी इज योर वेट। ये रिएक्टिव, हाँ वही मैं कह रहा हूँ निखिल, यही होगा तुम्हारे साथ में। रिएक्टिव मत होना एग्जाम में, सारे ऑप्शन पढ़ना पहले, ओके। सो मास इंटू वेट, ये डी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। सब पढ़ा है, डोंट वरी, आपने सब पढ़ा है। ये देखो, brick is thrown vertically from an flying aircraft 2 kilometer above the earth. The brick will fall with a, क्या पूछ रहा है कि आपने एयरलाइन से पत्थर फेंका नीचे की तरफ, उसकी उसके साथ में क्या होने वाला है? वही है, फ्री फॉल का क्वेश्चन है। जब आप कोई चीज फेंकते हो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो जी तो होगा उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जो है मास, तो इस जी के कारण जो है ना उसकी स्पीड इंक्रीज करेगी। जैसे अगर वो 0 से स्टार्ट हुई थी ना, तो यहाँ पे 10, हाइट के हिसाब से 15, 20, 25, जितना नीचे वो जाती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी जितना देर टाइम वो हवा में रहेगी। तो ये क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी और स्पीड में भी आपको डिफरेंस बताया था। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, ओके। स्पीड में जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो अब पढ़ो इसे। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यस। हाँ तो इसका ए सी वाला ठीक है इसका, ओके। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 10, 9.8 इज योर ग्रेविटेशन है एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। अर्थ पे ये फिक्स रहता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, बाकी सब चेंज होता है। वेलोसिटी स्पीड दोनों चेंज होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। स्पीड चेंज क्यों हो रही है? बताता हूँ, इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अर्थ पे ग्रेविटेशन जो है ना, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर सेकंड, ऐसा कुछ होती है। सो ये तो कांस्टेंट है। अगर इसको कांस्टेंट आपको मेंटेन करना है तो या तो आप वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दो और टाइम दोनों को कांस्टेंट कर दो, या फिर अगर इन दोनों में से एक भी वैरायटी हिल रही है ना तो उसको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा दूसरी वैरायटी को। तो टाइम तो अगर आप किसी चीज को फेंकोगे, अभी जैसे मैंने 3:05 पे कोई चीज फेंकी, ठीक है, तो अभी टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये तो चल रहा है ना 3.6, 3.7, ये टाइम चेंज हो रहा है। अगर ये टाइम चेंज हो रहा है ना, तो अगर मुझे ग्रेविटेशन की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है तो वेलोसिटी को चेंज करता रहना पड़ेगा, इंक्रीज करता रहना पड़ेगा क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर जो है वो वही है अभी जो मैंने आपको समझाया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रीवियस ईयर करो, पता लगेगा। हुआ क्वेश्चन, बीच में ऐसे होता है। ये आपके ओशन करंट के क्वेश्चन है। Kuroshio current is a warm north flowing ocean current on the west side of the Pacific Ocean. Yes, true. ये तो यार पढ़ने पे है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चैप्टर ओशन, वाटर, वाटर नाम से होगा, ओशन नहीं। Presence of a number of volcanoes at the bottom of Sea of Japan is responsible for Kuroshi's become, नहीं, आपका इक्वेटर जो है उस पर गर्मी पड़ती है, उसके कारण ये हीट होता है। तो ये टिपिकल था, इसको छोड़ करो, छोड़ो आपकी मर्जी है। ये आपके लेंस और मिरर के क्वेश्चन। आउटसाइड रेयर व्यू मिरर ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल इज मेक बाय ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सच मिरर आर, कौन से मिरर होते हैं ये जिनके अंदर आपको ये लिखा हुआ होता है? सो ये कैसे मिरर होते हैं? ये मिरर होते हैं इस तरह से बाहर की तरफ थोड़े बल्ज्ड होते हैं ताकि आपको चीजें ना पास में दिखे। तो ये कौन वैक्स मिरर होते हैं, कौन केव नहीं होते ना, ये कौन वैक्स होंगे। केव का मतलब क्या होता है? ये होता है कौन केव, जिसमें केव बन रही है वो कौन केव, जिसमें ये सब बल्ज बन रहा है वो कॉन्वेक्स। सो ये किस तरह का मिरर होता है? कॉन्वेक्स है। रिएक्टिव मत हो, रिएक्टिव रिएक्टिव में निकल जाएगा, क्वेश्चन आते हुए निकल जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें, एक बार पढ़ो, टिक करने से पहले रीवेरीफाई करो, चीजों को सोचो बैठ के। अब बिल इज डीम टू बी मनी बिल, ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी, ठीक है, मनी बिल का क्वेश्चन है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, गाइस करनी है मुझे कर लेना, ठीक है। जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको प्रॉपर कर लो, क्वेश्चन वही आने वाले हैं। अब देखो, हमने लास्ट 5-10 पेपर तो हमने खुद हाथ से किए थे क्लास के अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये एक रैंडम पेपर उठाया हमने 2000 कौन सा 15 का सेकंड का क्वेश्चन, ये है पेपर है, रैंडम पेपर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो आने वाला पेपर है ना उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, जब तक नहीं आएगा ना वो पेपर, एनएक्साइटी नाचेगी सर के ऊपर।
सिंपल। सो चल एक बार आप अपनी रीडिंग कंप्लीट करो। आज जितने प्रिंसिपल्स बताएं किस तरह से आप रिस्क लेते हो, वो रिस्क लो आराम से। रिएक्टिव मत होना एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन डिस्कनेक्ट कैसे हो, चलो वेट करो। सो प्रोजेक्ट करना है शेयर। हम कहा थे, हाँ रिएक्टिव मत होना, ठीक है। जो भी करो ना सोच के करो, टाइम है तुम्हारे पास में, इतना मुश्किल नहीं है। आज तुम्हें पता लग गया होगा क्वेश्चन जो है वो कैसे आ रहे हैं, वही मनी बिल आएगा, वही। ये तो छोड़ो, ये तो उसके हैं, हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री छोड़ दो। एक सिर्फ हिस्ट्री नहीं किया आपने, बाकी सब किया, डोंट वरी। हिस्ट्री में मॉडर्न तो करवा दी थी मैंने। देवनागरी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, ये पहले आ चुका है बस। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, पता है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना इस बार पिछली बार रिपीट हो गया था। अब नहीं आएगा लेकिन ये पपेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम डिटरमाइंड बाय। अब ये सब चीजें जो एक बार सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, आपको पता है प्रोटम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, सारी चीजें दी हुई है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन अब वही है, रिएक्टिव मत होना, दिमाग को इजी रखो, जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार कंप्लीट कर दो और कुछ मत करो, ठीक है। सब हो जाएगा एग्जाम के अंदर, निकल गया। 52 का बी, ठीक है। अब अब कर लेना, ठीक है, अब तुम्हारे लिए सब इजी है। बस प्रोसेस पे फोकस करना, लास्ट में यही करना है, ओके। प्रोबेबिलिटी देखते हुए चलना क्वेश्चंस पे। बाकी अब इंग्लिश का जो है देखता हूँ, अगर हो सकेगा तो कल एक पूरा जो था 52 का प्रोटम स्पीकर जनरली, हाँ ये ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। फर्स्ट सिटिंग जो होती है ना वो प्रोटम स्पीकर लेता है, क्योंकि उस टाइम पे स्पीकर चूज नहीं किया होता। स्पीकर जो है ना नए सेशन से जस्ट पहले, एक दिन पहले रिजाइन कर देता है, और उसके बाद में एक प्रोटम स्पीकर होता है, वो ध्यान रखता है। ये दिया हुआ है पॉलिटी में। बाकी चीजें और पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं आपको पता है तो छोड़ दो, सारे ऑप्शन पढ़ के फिर सेलेक्ट करना, अपनी प्रोबेबिलिटी लिखनी है हमें, ओके। चलो आज की क्लास को एंड करते हैं। ऑलमोस्ट सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है एक्सेप्ट यू, यस। जो बाकी कुछ पे इलेक्शंस होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उस पे तो ज्यादातर मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। एक स्पीकर हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक चीफ जस्टिस, ये कुछ हो गया, चीफ जस्टिस तक को साला अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। तो वो सारी चीजें सेम ही रहेगी हमारे, ओके। डू योर बेस्ट, इस तरीके को फॉलो करना, भूलना मत, हो जाएगा पेपर क्लियर। जी के इंग्लिश का देखते हैं, हो सकेगा तो इंग्लिश का भी कल कुछ करेंगे, ओके।